आज मैं परिचय कराता हूं, हमारे साथ हमारे दो साथी हैं। सबसे पहले हमारे सर साथ में है सर जितेंद्र यादव जी। सर एक बार ताली बजाकर स्वागत करें सर का। सर से मेरा अभी बिल्कुल नया नया ही परिचय हुआ है। हमने कोशिश की है कि यहाँ पर अजमेर में अभी आरएएस जैसी परीक्षा के लिए इतना अच्छा माहौल नहीं बना हुआ। अजमेर शहर की मैं स्पेशली बात करता हूँ। तो हमने प्रयास किया कि अजमेर शहर, क्योंकि अजमेर एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान का हृदय प्रदेश है, बीच में आता है, और यहाँ एक स्पेस है जहाँ पर आरएएस जैसी वैकेंसीज की यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही। जिन्होंने प्रयास भी किया वो प्रयास उन्होंने अधूरा छोड़ दिया है ना, उस प्रयास को परिणति के तौर पर नहीं पहुँचा पाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि अजमेर से बाहर भी लोगों, आप सभी का इतना विश्वास है कि अजमेर से बाहर भी जुड़ रहे हैं। हमने अप्रोच किया सर को, जितेंद्र यादव सर अलवर से हैं। वर्तमान में जयपुर में कई प्रतिष्ठित संस्थानों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, आईआर जैसे विषय पढ़ा चुके हैं। पिछले 1 दशक का सर अनुभव रखते हैं, ठीक है। और कई मीडिया हाउसेस, टीवी चैनल्स पर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पर सर को वहाँ पर एज अ गेस्ट आमंत्रित किया जाता है। कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर सर पढ़ा चुके हैं। जर्नल्स भी कई तरह के प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये आप लोगों का भी और हमारा भी सौभाग्य है कि सर हमसे जुड़े हैं, और सर ने यह भी विश्वास दिलाया कि बहुत अच्छी फैकल्टीज़ वो यहाँ पर लाने वाले हैं। हमने यहाँ पर यही कोशिश की है कि बहुत अच्छी फैकल्टीज़ के साथ हम शुरू करें, ताकि कम से कम यहाँ पर एक विश्वास बन पाए, ठीक है। तो मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सर को मौका दूंगा। सर ने बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर आज आपको बताने वाले हैं। मैंने आपको विषय रखा था कि आरएएस में, क्योंकि अभी नई वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है, नई वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी तैयारी अगर आप अभी से करेंगे तब जाकर आप बहुत अच्छे से तैयार हो पाएंगे। तो क्या रणनीति हो, हम क्या रणनीति अपनाएं, तो उसमें सर आपको सारी चीज़ें आपको बताएंगे। साथ में मेरे साथी लगभग हम 3 इंटरव्यू लगभग साथ में दे चुके हैं, 3 इंटरव्यू का अनुभव रखते हैं। अर्जुन जी बिश्नोई जी हमारे साथ हैं। ये भी आरएस 2018 बैच से मेरे साथ ही सेलेक्ट हैं। मैं भी आरएस 2018 बैच से सेलेक्ट हूँ, और सर भी आरएस 2018 बैच से इस बार सेलेक्ट हैं, और कोऑपरेटिव सर्विस में वर्तमान में, और इस बार का भी वापस इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ये भी अपने अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। तो आज मैं कम बोलने वाला हूँ, आप मुझे रेगुलर बहुत बार सुनते रहते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन आज मैं मौका दूंगा कि सर अपने बारे में कुछ बताए, प्री और मेंस के बारे में बताएं, और इसके अलावा जितेंद्र यादव सर आए, उनका जो अनुभव है वो आपके काम आएगा। तो शुरुआत करें सर। बिल्कुल सर, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जितेंद्र यादव सर का। आप सभी का हमें इतनी देर के लिए और इतनी देर से झेलने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और आप लोगों के साथ साथ आपकी संस्था का, सर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने कम से कम आपसे मुखातिब होने का ये अवसर दिया। देखिए, राजनीतिक परिदृश्य की बात हो या राजस्थान की अपनी जब से एक राज्य के रूप में पहचान बनी, तब से लेकर आज तक अजमेर का एक खास स्थान रहा है। अजमेर वास्तव में राजस्थान इतिहास, चाहे वो आर्थिकी का हो चाहे राजनीति का इतिहास हो, पूरे इतिहास में एक मुकुट की तरह रहा है। आप लोग तो यहाँ तक जानते हैं, पॉलिटी में तो विद्यार्थी तुरंत समझ गए होंगे कि कॉन्स्टेंट असेंबली की चर्चा भी आती है तो मुकुट बिहारी जी यहाँ से गए थे, यस और नो। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब वर्तमान परिदृश्य में मैं देखता हूँ कि अजमेर जो हमेशा से केंद्र रहा है, और वो काफ़ी चीज़ों में अपनी उस गरिमा में जो इतिहास है उससे न्याय नहीं कर पा रहा। बस सिर्फ ये एक जिज्ञासा थी जो मुझे यहाँ तक लेके आई है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर की जिन्हें कोचिंग आप कहते हो, राजेंद्र नगर हो चाहे इंग्लिश मीडियम का दिल्ली में, चाहे मुखर्जी नगर हो, मेरा व्यापक अनुभव रहा है। पतंजलि से लेकर सिहांता और ध्येय, और यहाँ राजस्थान की संस्थाओं का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अपने व्यावसायिक हित होते हैं, अपनी मजबूरियाँ होती हैं उनकी। सबका मेरा अनुभव रहा है, तजुर्बा रहा है। तो मुझे कुछ नए ट्रेंड यहाँ देखने को मिले हैं, उन पर भी मैं बातचीत करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा और बड़ी व्यापक चर्चा नहीं करेंगे। आज चूँकि आप आए हैं सेमिनार के नाम से, राइट, तो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं बता दूं, मैं सेमिनार में विश्वास नहीं करता। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यही कह रहा हूं कि मैं सेमिनार में विश्वास नहीं करता, क्योंकि अमूमन सेमिनार क्या होती है, प्रवचन बन के रह जाती हैं। तो जैसे ही अपनी संस्था ने
संपर्क किया, मैंने मना किया था कि भाई मुझे विश्वास नहीं है इन चीज़ों में, सीधा क्लास में मिलते हैं। इसका एक कारण है, मैं चाहूँगा कि आप मेरी वो जो एक डर है उसे आप दूर करें। मैं मानता हूँ सेमिनार दो तरफा होनी चाहिए। सेमिनार का अर्थ होता है परिचर्चा, और परिचर्चा में यदि हम ही हम बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मेरी बातचीत की शुरुआत मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोग मेरी प्रत्येक बात के साथ लगातार जुड़े रहें, अपनी जिज्ञासाएं, अपने सवाल, अपनी उत्कंठाएं, क्योंकि मैं अपनी जिज्ञासा शांत करने नहीं, आपकी जिज्ञासाएं शांत करने आया हूँ। तो सवाल जरूर पूछिएगा, जैसा भी जो भी दिल में आए। एक जुड़ाव बहुत जरूरी है। आरएस बनने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, एक एकेडमिक विषय की तरह नहीं बल्कि एक व्यवहार में। यहाँ पे माननीय सर बैठे हैं, ये तो इसे महसूस करते होंगे कि संगठन में कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ हमारा और आपका भी एक संगठन है, एक कक्षा भी एक संगठन होता है। अगर इसमें एक तरफा कम्युनिकेशन से आज हम पहले दिन की शुरुआत करेंगे तो ये यात्रा ही गलत दिशा में जाएगी। मैं नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूं कि एक सुचारू सजीव कम्युनिकेशन रहे। तो आप सब तैयार हैं मेरे साथ? चलिए, अब मैं ये बता दूं कि हम आपका कितना समय लेंगे और मैं किन किन मुद्दों पर बात करूंगा। क्रम से सबसे पहले, चूंकि मेरे लिए तो सभी नए हो, कुछ पहले पढ़ रहे होंगे, कोई अभी शुरुआत करेंगे, जब जागो तब सवेरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला मुद्दा मेरा डिस्कशन का रहेगा कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का, जिसे आप ये यात्रा कहते हैं, एक एग्जामिनेशन कहते हैं, इसकी बेसिक नीड क्या है, क्योंकि आपको जाना कहाँ है और आप हो क्या। ध्यान से समझिए, आपको जाना कहाँ है और आप हो क्या, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, इसी को तैयारी कहते हैं। तो असफल क्यों होते हैं, बड़े संक्षेप में मैं आपको बता दूं। या तो आपको उसके बारे में पता नहीं है कि जाना कहाँ है, अर्थात क्या मांग है उसकी, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन, या फिर आपको खुद का अंदाजा नहीं है कि आप कितना वजन उठा सकते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। समझ में आई मेरी बात? सिर्फ इन दो चीजों को पहचानना है, तीसरी तो अपने आप क्लियर हो गई। आगे कोहरा है, अंधकार है। माइकल शुमाकर जैसे आप ड्राइवर हो और आपको फेरारी जैसी बहुत अच्छी गाड़ी भी दे दी जाए तो आप लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि एम क्लियर नहीं है, टारगेट क्लियर नहीं है, रास्ता क्लियर नहीं है, कैसे जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों, इस बात को समझ लो। दूसरी बात यह है कि आरएस का जो फोबियो दिमाग में है ना, उसे निकालो। आपके ये जो चेहरे इतने तनावपूर्ण हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, पहले तो ये बताओ। आराम से रहिए, कूल रहिए, कूल रहते हुए बातचीत करोगे, सुनोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि साइंस कहता है कि न्यूरॉन्स, जिनका काम सूचनाओं का ट्रांसपोर्टेशन होता है शरीर में, न्यूरॉन्स यदि टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, तो सूचना संप्रेषण की क्षमता घट जाती है। समझ में आई? तनाव में नहीं रहना है, कूल, एकदम कूल डाउन, बस इतना सोचिए। अभी एक बड़ी नामचीन संस्था का इंटरव्यू ले रहा था मैं, इंटरव्यू सेशन थे, लगभग 1500 के लगभग इंटरव्यू कंडक्ट किए। आरजीएस के इंटरव्यू हुई, अभी हाल ही में उनका रिजल्ट भी आया, उससे पहले एसआई के इंटरव्यू। उस सेशन में मैं सबसे पहले एक बात कह रहा था, वो आपको भी कह देता हूं कि इंटरव्यू की तैयारी नहीं करना ही सबसे बड़ी तैयारी होती है। इंटरव्यू की तैयारी नहीं करना ही सबसे बड़ी तैयारी होती है। अब इसके मर्म पर मैं तीसरे स्तर पर आऊंगा। तो हमारी परिचर्चा का पहला विषय रहेगा कि भाई प्री, मेंस और ये जो इंटरव्यू है, इनकी डिमांड क्या है, वास्तव में ये क्या है, क्यों आए हो आज आप यहाँ क्वालिटी एजुकेशन में। दूसरा मेरा चर्चा का विषय रहेगा अपना क्षेत्र, अपना सब्जेक्ट, कि उसके मर्म क्या है और उसमें क्या ज़रूरतें हैं। आप किस अंदाज में आपको पढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ का एक टेम्परामेंट होता है। आप मंदिर में जाते हो तो पूजा पाठ का सा टेम्परामेंट होता है आपका, भक्ति भाव, भक्तिमय होते हो। आप लड़ाई करते हो तो उसका भी एक मूड होता है, ध्यान रखना। पढ़ाई का भी एक मूड होता है, तो लड़ाई का भी एक मूड होता है। तो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट मूड ऑफ स्टडी, क्या चीज है जिससे आप पिछड़ते हो। मैं कलाम साहब के शब्द दोहरा रहा हूं, मुझे मेरे इर्द गिर्द दुनिया का सबसे टैलेंटेड व्यक्ति मुझे भी क्लास की सबसे अंतिम बेंच पे मिले हैं, ये सच्चाई है। और एक दूसरा फैक्ट ये है कि मुझे कोई डफर नहीं मिला आज तक, मुझे कोई मंदबुद्धि बालक नहीं मिला जो ये कहता है ना कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। फर्क ये है कि उसे तरीकों का नहीं पता। दूसरा ये हो सकता है कि उसे खुद का नहीं पता, जाना कहीं और है, टिकट कहीं और के ले लेता है, तो असफलता तो मिलेगी।
इन बातों पर, ये अपना बातचीत का केंद्र रहेगा, इन पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन आने चाहिए, वहीं से इस बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊंगा। कोई भी आपने सवाल कर सकता है, अपनी जिज्ञासाएं, फिर मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। आपके लिए काफ़ी विस्तृत बातचीत का मैं सामान लेके आया हूं अपने दिमाग में कि मेंस की क्या दिक्कत होती है, कैसे लिखते हो, क्या कमियां होती हैं, प्रीलिम्स में क्या होती है, उस सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले आप कोई भी व्यक्ति अपनी जिज्ञासा पूछिए, वहीं से मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि पहला हक आपको देते हैं। यस, एनीबडी? ठीक है, बैठिए। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इनके सवाल को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। तीनों की अपनी एक खास डिमांड होती है। आपको क्या बनना है इस एग्जाम के बाद? एक प्रशासक? यस और नो? एक प्रशासक या एक एकेडमिशियन? एक प्रशासक। तो सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि एक प्रशासक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज एक प्रशासक के लिए है कि सिस्टम में रहते हुए, सिस्टम के अनुसार रहते हुए, निश्चित परंपराओं में उसे एनवायरनमेंट के साथ साथ डिसीजन लेने पड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हैव टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है निर्णय लेना। तो निर्णय कैसे लेते हो? निर्णय आप या तो थोड़ा सा पूर्व अनुभव हो, थोड़ा ज्ञान हो, वो मदद करेगा, या आगे की संभावनाओं का आप पूर्वानुमान करने की क्षमता हो आप में, या फिर प्राथमिकताएं तय करने की योग्यता हो आप में। ऑप्शन ढेर सारे होते हैं निर्णय में, पर उनमें से सबसे श्रेष्ठ क्या रहेगा? ये योग्यता। ये सारी योग्यताएं एक प्रशासक में ढूंढती है ये आरएएस की परीक्षा। सबसे पहले कदम पे आपने जो पूछा प्रीलिम्स, वास्तव में प्रीलिम्स केवल ये देखती है, केवल भीड़ में से छटनी करने का एक एग्जामिनेशन है, एक पड़ाव है, केवल भीड़ में छटनी करने का। अब छटनी किसकी? तो पहला बिंदु निकल के आता है कि गंभीर व्यक्ति, गंभीर प्रतिभागी, गंभीर प्रतियोगियों की, गंभीर प्रतिभागियों की ये छटनी करने का केवल एक पड़ाव मात्र है। इसमें आपके निर्धारित न्यूनतम योग्यता का स्तर, समझिए वो कुछ भी हो सकती है। आपका ग्रेजुएशन है, यू हैव टू ग्रेजुएट ओनली, इट डजंट मैटर इन एनी स्ट्रीम। आप साइंस से हो सकते हैं, किसी में निर्धारित न्यूनतम योग्यता के स्तर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र तक, उस पैरामीटर को लेके केवल आपको अवेयरनेस परखती है, केवल उसमें आपको साधारण जानकारियों की जरूरत इस परीक्षा की पहली मांग है। इज इट क्लियर? विशेषज्ञ नहीं, मैं जोर दे दे के कह रहा हूं, साधारण योग्यता, साधारण जानकारियां। यहां भी मैंने जानकारी शब्द इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब समझ लीजिए उस न्यूनतम योग्यता के स्तर की आपको साधारण जानकारी होना इस परीक्षा की पहली मांग है। तो दूसरा सवाल ये आता है कि सर उसकी सीमाएं क्या है उस साधारण जानकारी की? ये आरपीएससी बताता है कि इसमें ये सिलेबस है, ये टॉपिक है और ये स्तर रहेगा। वहां भी ध्यान रखना, आपके स्तर के साथ साथ आपको प्रीलिम्स में अधिकतम सूचनाओं तक पहुंच बनानी होती है। अधिकतम सूचनाओं को, यानी जानकारियों को, जिसे आप ज्ञान कह देते हो अज्ञानवश, उन तक पहुंच बना के उन्हें 3 तरीकों से पूछा जाता है आजकल। तथ्यात्मक प्रश्न, तथ्यात्मक के साथ साथ विश्लेषणात्मक प्रश्न अब आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। हर क्वेश्चन पेपर बनने का वास्तव में एक ब्लूप्रिंट होता है। जब पेपर सेट करवाया जाता है तो विशेषज्ञों को ब्लूप्रिंट दिया जाता है। ब्लूप्रिंट की ट्रेंड को हम कैसे समझते हैं? पिछले सबसे बढ़िया गाइड होता है पिछले 3 एग्जाम, ज्यादा पुराने नहीं, केवल पिछले 3 एग्जाम के पेपर उठा लो, वो सबसे अच्छा दोस्त है आपका। कोई जितेंद्र यादव का इंतजार मत कीजिए, 3 पेपर उठाइए। अब उन 3 पेपर्स को जब आप देखते हो तो आप यही पाओगे कि उनमें जो ट्रेंड है वो ट्रेंड यही है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी, यानी ज्ञान कितना, सर ज्योग्राफी कितनी पढ़े, हिस्ट्री कितनी पढ़े, पॉलिटी कितनी पढ़े, वो ज्यादा से ज्यादा आपसे सूचनाएं चाहता है। पर किस अंदाज में? कुछ तथ्यात्मक चीजें पूछेगा, कुछ विश्लेषणात्मक और कुछ तुलनात्मक, कंपैरेटिव अप्रोच में क्वेश्चंस पूछता है। यहां मैं ईमानदारी से अगर स्वीकार करूं तो यहां आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब तक तथ्य नहीं है तो विश्लेषण किसका करोगे? आगे मेंस में जो काम आने वाली चीज है, तुलना किसकी करोगे? तथ्यों की तो होती है। विश्लेषण किसका करोगे? तथ्यों का ही तो होता है।
अरे सर, आगे जो मेंस में या इंटरव्यू में आरपीएससी को चाहिए, वास्तव में वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रशासक जो निर्णय ले सकता है, श्रेष्ठ प्रशासक हो सकता है, उसे बातों की जानकारी तो होनी चाहिए ना, कि भाई करंट में क्या चल रहा है, मुद्दे क्या हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे होते क्या है, उन तक पकड़ बनाने के लिए आपको थोड़े व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होती है प्रीलिम्स में। अब आपका सवाल सीधा मैं मेंस पर आता हूं, कभी भी इसमें सेपरेट तैयारी नहीं होती है। ये मेरा मानना है कि कभी भी अलग अलग तैयारी नहीं होती है। सबसे पहले और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तैयारी आपको करनी है इंटरव्यू की, एक व्यक्तित्व की, क्योंकि व्यक्तित्व एक दिन का परिणाम नहीं है। मेक इट क्लियर। आज तक हजारों की संख्या में इंटरव्यू के कैंडिडेट्स को तैयार किया है और मेरा सारा तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्तित्व एक दिन में निर्मित नहीं होता है, यह बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले शुरुआत करें, थिंक लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे सोचिए जैसे आप प्रशासक हैं, ऐसी ही जीवन शैली बनाइए। बिकॉज सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ जस्ट 3 month प्रिपरेशंस। तैयारी 3 महीने मात्र का परिणाम नहीं होती है। इस बात के लिए अगर आप तैयार हैं तो यहां बैठिए, और अगर तैयार नहीं है तो मैं बड़ा बेबाकी से कहता हूं अभी उठ के चले जाइए। व्यक्तित्व पर सबसे पहले काम शुरू करें, उसके बाद शुरू होती है आपकी यात्रा। किसी भी टॉपिक, अब यहां इंटीग्रेटेड तैयारी चलेगी। इंटीग्रेटेड, ये जो शब्द हम दे देते हैं कि ये फाउंडेशन बैच है, ये प्रीलिम्स का बैच है, ये मेंस का बैच है, टू बी ऑनेस्ट मैं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं, मैं इसमें कतई यकीन नहीं करता। ये सिर्फ बिजनेस मॉड्यूल है। हम भी बिजनेस की लाइन में हैं, हम भी बिजनेस करते हैं, लेकिन एक बिजनेस होता है जो नैतिकता वाला होता है, एथिक होती है, जिसकी एथिक्स होती है। एक होता है जो सिर्फ बिजनेस है, एथिक्स पीछे छूट चुकी हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझदार हैं। इंटीग्रेटेड तैयारी ही आपको करनी है। जैसे अब मैं उदाहरण पे आता हूं, और उदाहरण देने से पहले अब मैं मेंस बता देता हूं। मेंस की जरूरत है। जो आपने सूचनाएं, जो आपने ज्ञान इकट्ठा किया है, किसके बारे में, आपने जो आरपीएससी ने टॉपिक निर्धारित किए उनके बारे में, जो आपने ज्ञान इकट्ठा किया है उसको कितनी मौलिकता से आप डिलीवर कर सकते हो। मेरे एक एक शब्द को ध्यान से समझिए। जो आपने ज्ञान इकट्ठा किया है उसको कितनी मौलिक अभिव्यक्ति आप कर सकते हो। यहां 2 शब्द आए, एक तो आया अभिव्यक्ति और दूसरा मौलिकता। दोनों की जरूरत होती है, क्योंकि एक ही सिलेबस है, वही सीमित किताबें होती हैं, इवन वही टीचर होते हैं, लाखों लोग हमसे पढ़ते हैं, पर कुछ सफल की श्रेणी में, कुछ असफल की भीड़ में। क्यों होते हैं? क्योंकि वो थीम को पकड़ते हैं। वो अभिव्यक्ति है जो उनमें अंतर कर देती है। रटी रटाई चीजें कुछ समय ठहरती हैं, और उनका अभिव्यक्ति के जो लफ्ज होते हैं, जो शब्द होते हैं, अभिव्यक्ति की शैली जो होती है, वो उनकी मौलिकता और बनावटीपन के अंतर को साफ साफ अभिव्यक्त करती है। मैं आपको कुछ क्लास में जो मैं बच्चों का टेस्ट लेता हूँ पढ़ाते वक्त, मैं वो कॉपी आपको शो करूँगा बोर्ड पे, और मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इसे क्या मैं एसडीएम बनाऊं? आप यकीन नहीं करेंगे। आप, हो सकता है आपको ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात लगे कि आज तक 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में से आज तक कभी मैंने किसी को 40 से प्लस नंबर दिए ही नहीं, वो भी किसी बिरले स्टूडेंट के आते हैं। लेकिन ये तय है कि जिसका 40 मिला है, आरपीएससी ने उसको 39 या 41 या 42 रखा है, बस सेम। ये जो फर्क है ना, इस फर्क पर फोकस करो। मेंस की डिमांड क्या होती है? अभिव्यक्ति मौलिकता के साथ। अब अभिव्यक्ति किसकी? बताई गई क्राइटेरिया की अभिव्यक्ति। उसमें क्या होता है, उसमें वो विभिन्न तरीकों से पूछता है। आप एक बात को, मैं बड़ी सरल भाषा इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप ग्रामीण परिदृश्य के विद्यार्थी हैं बहुत सारे। आपने बहुत सारा ज्ञान ले लिया, मान लेते हैं आपने जानकारियां इकट्ठा कर ली, खूब पढ़े हो, किताबें आपने चाटी हैं, कहते हैं ना घोट के पिला दी गई, घोट के पिया है। आप मुझे वही टॉपिक कितने सरल तरीके से समझा सकते हो? दैट्स इट, दैट इज द क्रक्स ऑफ एनी मेंस एग्जामिनेशन। आप किसी टॉपिक को ये मत सोचिए कि वो पन्ने पे उतार रहे हो, ये गलती मत करना। आप ये समझिए कि सामने वाला जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करेगा, उसको कितने सरल तरीके से आप बता सकते हो। यहां 2 शब्द हैं, बता, इसमें भी इस लाइन में भी। पहला तो है आपका बताना है, बताने का मतलब है समझाना ही है, और दूसरा है सरल तरीके से। बस ये सार है किसी भी मुख्य परीक्षा का।
अब लोग क्या करते हैं, लोग किताबी ज्ञान लेके बैठते हैं, ढेरों किताबें रटते हैं, पढ़ते हैं और ज्ञान उड़ेलते हैं, जितने उन्होंने ट्रक भरे हैं वो ले जाके कॉपी पे उड़ेलना शुरू कर देते हैं। मेरे पास नहीं है समय, मैं क्यों चेक करूं, क्यों आपकी महाभारत को पढ़ूंगा। एक एग्जामिनर का जब लाखों कॉपियां, हजारों कॉपियां सामने होती हैं, तो एक उसका कॉपी चेक करने का एक टेम्परामेंट होता है। वो क्या करता है, वो सबसे पहले तो इस तरह से कॉपी को पढ़ेगा, जब उसकी ये 2 लाइन 3 लाइन में समझ जाता है कि हाँ बंदा अप्रोप्रिएट है, उसके बाद वो ऊपर से नीचे बस सिर्फ फैक्ट चेक करेगा और फिर देखेगा कि नीचे इसमें कंक्लूजन है कि नहीं है। ये बड़े सवालों का टेम्परामेंट होता है, छोटों का नहीं। मेरी लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं, गांठ बांध के ले जाना इस बात को कि आप उस बात को, उस टॉपिक को कितने सरल भाषा में मुझे समझा सकते हो, बस यही नंबर दिलाता है। एक सवाल, एक जिसे आप सवाल कह सकते हो, मैं एक शब्द बोलता हूं, आपसे पूछता हूं यहीं पे, वैश्वीकरण। सिर्फ वैश्वीकरण आया, छोटा सवाल 2 नंबर का सवाल में वैश्वीकरण, आगे क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? आप सब लोग जानते हैं, यस और नो? अरे सब जानते हैं, मैं जानता हूं। ये चीज नहीं सोचना है कि आई एम परफेक्ट और नॉट, ये तो लाना ही नहीं है। अगर परफेक्ट होते तो कोचिंग में क्यों आते? समझ में आई बात? बिल्कुल मौलिक रहो, एकदम सरल हृदय के व्यक्ति बन के बैठो, एकदम सरलता से, क्योंकि भरे किसी आधे बर्तन में कुछ भी नई चीज में नहीं डाल सकता। वैश्वीकरण क्या होता है? कैन यू एनीबडी टेल मी? बताइए, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल सरल भाषा में बताइए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कम हूं, मुझे सरल व्यक्ति की खोज है यहां पे। वैश्वीकरण, इधर से ये राज्यसभा वाले बताएं, संख्या कम है ना? हाँ सर आप बताइए, कुछ भी बता दो, कोई बात नहीं, इस बहाने कम से कम आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। कोई भी हाथ ऊपर करके बताइए। आपको उसी भाषा में बताना है, मैंने कह दिया, मैंने सवाल दे दिया 2 नंबर का, वैश्वीकरण। बस आपने कहा कि किसी देश की सीमाओं से बाहर जाना। वेरी गुड, बैठिए। कोई और बताइए, और कोई? यस, ठीक है, बैठिए। और कोई? खुला बाजार, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। एनीबडी? किसी का भी गलत नहीं है, ध्यान रखना, किसी का भी गलत नहीं है, पर मैं नंबर क्यों दूं? मुझे मजबूर करो नंबर देने के लिए। अब मैं लिखता हूं इस सवाल को, इसके जवाब को मैं लिखता हूं। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या अधिक राज्य व्यवस्थाएं विभिन्न मुद्दों पर आपसी व्यवहार करती हैं। दैट्स इट। जैसे एग्जामिनर पढ़ेगा पहली लाइन, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, तुरंत स्टक करेगा, रुकेगी उसकी कलम, कि बच्चे को पता है कि वैश्वीकरण इज नॉट ए थियोरी, दैट इज ए प्रोसेस। उसे पता है कि यह सिद्धांत नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। जब आप इतनी गहरी बात समझते हैं और आपने मुझे बता दिया, तो कौन ताकत है जो मैं 2 नंबर से कम दे दूं आपको? समझ में आई बात? लिखते सब हैं, पढ़ते भी सब हैं, पर वास्तव में मौलिकता से, मौलिक चिंतन, सरल और सीधी बात जो लिखता है नंबर वही पाता है। मैंने कहा वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या अधिक, मैंने देश की डेफिनेशन में पढ़ने की गलती की ही नहीं। हो सकता है पढ़ने वाला किसी अलग अंदाज में देश की डेफिनेशन, वो राष्ट्र राज्य समझता हो, पॉलिटिकल साइंस का है तो राष्ट्र राज्य खोजेगा, कोई किसी और का है तो वो देखेगा। जाहिर सी बात है, आपने इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बताया, आर्थिक परिभाषा आपने बता दी, लगभग सब लोगों के विचार इसको आर्थिक अवधारणा ही मान के चल रहे हैं। लेकिन क्या समाज में केवल आर्थिक मुद्दे ही होते हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम जो संबंध आपस में करते हैं, इंटरप्रिटेशन जो होता है, क्या वो एक आर्थिक मुद्दों पर होता है? नहीं। आप एकेडमिक्स की सोच लेकर आ रहे हैं। अगर हम इसको एकेडमिक में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, तो वहां यह आर्थिक अवधारणा से आया। बेशक ये आर्थिक क्षेत्र से ली गई अवधारणा है, लेकिन सच्चाई तो यही एक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तो छोड़िए, इनके अलावा भी सभी मुद्दे शामिल होते हैं। तो मैंने यही तो कहा है, 2 या 2 से अधिक व्यवस्थाएं विभिन्न मुद्दों पर। भैया मैं लड़ाई करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहा, सर आप डिसाइड कर लो कौन से मुद्दे। मैंने कह दिया विभिन्न मुद्दों पर। यस और नो? समझ में आया फर्क रटने का और समझने का? यह होती है मौलिक अभिव्यक्ति। अगर आप ऐसा करेंगे तो नंबर मिलेगा। तैयारी कीजिए, हर व्यक्ति करता है, लाखों लोग करते हैं।
आप नहीं कर रहे। किसी से टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। नॉबडी इज स्पेशल एंड नॉबडी इज डफर। आई बिलीव कोई स्पेशल नहीं है, ये अभिव्यक्ति है जो आपको स्पेशल बनाएगी। मुझे नहीं पता आप क्या हो, मैं तो वो कॉपी देखूंगा आपने जो 3 घंटे में, आपका व्यक्तित्व उस कॉपी पे दिखना चाहिए कि आप कैसे सोचते हैं। ये मेंस होता है। अब मैंने कहा कि आपको समझाना है, आपको सरल भाषा में अगले व्यक्ति को क्या करना है, समझाना है। तो यदि सवाल का प्रश्न की कहीं गुंजाइश है कि उसमें आप डायग्राम डाल सकते हो, जबरदस्ती नहीं उड़ेलना है। यदि डिमांड खुद डिमांड करता है प्रश्न, तो आप उसमें मुझे समझाने की चेष्टा करो। ऐसा मान के चलिए कि सर की समझ में नहीं आएगा तो भी मुझे समझाना है, तो डायग्राम की सहायता ले सकते हो। 5 नंबर के प्रश्न में, 2 नंबर के में तो क्या डायग्राम बनाओगे, 5 नंबर में 10 नंबर में, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यू मस्ट यूज फ्लो चार्ट, डायग्राम। कई लोग क्या करते हैं अनावश्यक रूप से, बोलो कितने मूल अधिकार हैं, उसमें भी क्या करेंगे, गोला और लटका देंगे 4-5 तीर, बोले साहब इतने थे और इतने हैं, एक को हटा दिया। करते हो ना? बावला समझा है क्या? हम पागल हैं? बच्चे तो है नहीं। अरे भाई जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? जहां डिमांड है वहां डालिए। मान लो कि प्रश्न आ गया लोक प्रशासन में, बहुत विस्तार से, हालांकि ये इसको आप एज इट इज नहीं लेंगे, फिर भी सपोज करो कि मुझे आपको ये समझाना है कि लोक प्रशासन के सिद्धांत और उपागम और अवधारणाएं। आपके सिलेबस में 3 शब्द हैं, थियोरी, अप्रोच और कंसेप्ट। यहां फ्लो चार्ट की डिमांड है। आप चार्ट बनाइए, चार्ट पे लिखिए, एक तरफ सिद्धांत, यहां अवधारणा और यहां पे अप्रोचेज। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, एक टेक्निकल डिफरेंस है कि सिद्धांत और उपागम में अंतर है, और ये दोनों ही वास्तव में कंसेप्ट से अलग होते हैं। यहां फ्लो चार्ट बनाओगे तो अगले को आसानी होगी समझने में, क्योंकि ये भी आप मान के चला करो कि जरूरी नहीं है कि कॉपी जांचने वाला उस वक्त मूड में ही हो। मैं क्यों देखूं आपके हर शब्द को, मजबूर करूं मुझे देखने के लिए? आपने कुछ स्पेशल चीज लिखी है तो उसे हाईलाइट कीजिए, दिखाइए कि देखिए सर मैं जानता हूं। अब कई लोग क्या करते हैं, इतनी हाईलाइट कर देते हैं कि जबरदस्ती सारी चीज। अतिशयोक्ति नहीं, अतिशयोक्ति नहीं, ठीक है? ये मेंस की डिमांड होती है, बड़ी साधारण तरीके से व्यापक समझ। मुझे समझाना है, आप ये मान के चलो कॉपी जांचने वाले को मुझे समझाना है। हो सकता है वो सीधा थियोरेटिकल लाइन में नहीं समझे, डायग्राम की मांग है तो डायग्राम से समझ में आ जाएगा उसे। यस और नो? सो सही मौलिक अभिव्यक्ति किसकी, जो प्रीलिम्स में तैयार कर लिया था ऑलमोस्ट, उस ज्ञान की अभिव्यक्ति वहां होती है। अब उसमें शब्दों का हमें ध्यान तो रखना है। ये बच्चों वाली बात बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि उसने पूछा है वर्णन और आप तुलना कर रहे हो, उसने तुलना पूछी और आप विवेचना कर रहे हो। अरे भाई इनका अंतर होता है। आप में ग्रेजुएशन में कोई 40% है, कोई 60 और कोई 80% वाला है। ये अंतर क्यों है जानते हो? क्योंकि उसने 80 इसलिए पाई है क्योंकि उसे पता है कि तुलनात्मक वर्णन कीजिए, तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए, तो वो जानता है कि तुलना एक पक्षीय नहीं हो सकती। यदि उसने पूछा एक है कि भारतीय नौकरशाही का तुलनात्मक विवेचना कीजिए, तो जाहिर सी बात है तुलना कितने पक्षों में होगी, कम से कम 2 पक्षों में। तो भारत के साथ वो एक और एग्जाम्पल देगा किसी का, क्योंकि सवाल की मांग है, सवाल की मांग है, वो तुलना करवा रहा है। यही फर्क होता है आप में और 80% वाले में। इज इट क्लियर? आप क्या करते हैं, आप जो ज्ञान लिया है उसको बस उड़ेल के आना है। बोलो सर उसने विवेचना लिखा था, तुलना लिखा था, वर्णन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वो लिखूंगा जो मुझे आता है, तो मैं क्यों नंबर दूंगा? ठीक है, ये मेंस का हो गया। अब मैंने कहा इंटरव्यू में क्या होता है। इंटरव्यू में उन सब चीजों की परीक्षण होता है जो अभी तक आपने अर्जित की है। मतलब उन्हें एक परफेक्ट व्यक्ति चाहिए, तहसीलदार साहब चाहिए, पब्लिक डीलिंग करने वाला चाहिए। इंटरव्यू की जो डिमांड होती है उसे समझिए। वहां वो सबसे पहली चीज, अब ज्ञान सेकेंडरी हो गया है, क्योंकि ज्ञान है तभी तो आप मेंस क्लियर करके आए हो। लेकिन यहां ज्ञान का विस्तृतता देखता है, दायरा देखता है, डायमेंशन चेक करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल आप हैं, आपका व्यक्तित्व है, ये परख होती है। तो अपनी समझ का दायरा बढ़ाइए, एक चीज। दूसरी चीज है बनावटी नहीं है, आप जो हैं, जो सामने दिखते हैं वही आप हैं। मौलिकता, दायरा बढ़ाइए, मौलिकता लाइए। तीसरा महत्वपूर्ण होता है कि आप में निर्णय लेने की क्षमता है, ये दर्शाइए।
किसी भी मुद्दे पर वहां तरह तरह के सवाल पूछकर आपको सिर्फ ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनसे हमें बचना ही नहीं चाहिए, कभी ना नहीं कर सकते ऐसे सवालों पे। उनमें क्या पूछना होता है, उनमें ये जांचते हैं कि इसके पास समस्याओं का सॉल्यूशन है कि नहीं है, क्या परिस्थितियां अगर चुनौतीपूर्ण आई तो उसका सॉल्यूशन दे पाएगा कि नहीं। और एक नहीं, प्लान ए बी और सी तक बताइए, उसे बताइए कि आई एम रणनीतिकार, स्ट्रेटेजिस्ट हूं मैं। आप जिस प्रशासक को खोज रहे हो सर मैं ही हूं वो। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, मान लो बताइए इस तरह कोई भी कंडीशन कि आपके अनुसार या ऐसे में आप क्या करते, इस तरह के सवाल में रणनीतिक जो समझ है वो है कि नहीं ये परखा जाता है। इसका मतलब मौलिकता, व्यापकता, विस्तृत व्यक्तित्व बड़ा और रणनीतिकार होने के साथ साथ सरल व्यक्तित्व। यहां सरल व्यक्तित्व की पहली पहचान होती है कि डोंट ट्राई टू मेक अदर फूल, नेवर, बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। जो आगे बैठा है बोर्ड वो आपसे बहुत एक्सपीरियंस्ड है, नहीं आता है तो विनम्रता से मुस्कुरा के माफी मांग लीजिए, माफ करना सर मुझे नहीं आता। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें गलत परंपरा, चूंकि मैं एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं पर फिर भी एक दर्द है, ये समझ सकते हो, एक बहुत बड़ी बीमारी है जो जल्द ही महामारी का रूप लेके आएगी। ज्यादातर क्या होता है, इंटरव्यू की तैयारियां होती हैं, कोचिंग चलती है, हम भी चलाते हैं, हालांकि हमारा अंदाज अलग होता है, मेरा बिल्कुल अलग अंदाज है। जैसे एसआई का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था, मेरा तजुर्बा बताता हूं सर। कोई भी चीज पे 80% विद्यार्थियों ने बोला, यदि किसी क्वेश्चन पे अटक रहे थे तो बोल रहे थे माफ करना सर, सॉरी सर मैं कॉल नहीं कर पा रहा, सॉरी सर मैं कॉल नहीं कर पा रहा। तो आई नोटिस दैट कि तोते की तरह रटा हुआ, कहीं ना कहीं मुझे मुस्कुराहट तुरंत आ जाती थी, कहीं ना कहीं किसी कोचिंग का प्रोडक्ट है। और कोचिंग भी कैसा, जिसकी कोई बेहतर और खुद का कोई बहुत ही मल्टी डायमेंशनल जिसका करेक्टर नहीं है, जो व्यक्तित्व तो निर्माण नहीं करता, सिर्फ रटने वाले तोते का निर्माण करता है। अब उसको मैं क्या नंबर दूंगा आप समझ सकते हैं। मुझे तो एक व्यक्ति, एक सरल व्यक्ति चाहिए था। अगर ये आज ही इतना बनावटी है तो कल को कितना बनावटी होगा। द पर्सन इज ऑलवेज ट्राई टू मेक अदर फूल और जस्ट ट्राई टू मैनिपुलेट ऑल पॉलिसीज इवन। सो इट डजंट मैटर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और नॉट। वहां आपका सारा ज्ञान मिट्टी में मिल गया मेरे सामने, आपने ऐसा जवाब दे दिया, मैं तो 0 नंबर भी रिकमेंड कर सकता हूं। ध्यान रखना, इसलिए पहली शर्त क्या समझे, व्यापक जानकारी, व्यापक नॉलेज, व्यापक अध्ययन। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है, देखिए सही व्यक्ति की खोज निबंधात्मक सवाल करते हैं, मेरी बात समझना, सही व्यक्ति की खोज निबंधात्मक और बड़े जहां डिस्क्रिप्टिव होता है वहां होती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट को क्यों आजकल मान्यता मिल रही है, ज्यादातर परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं, इसका एक कारण है कि कम से कम समय में अधिकतम जानकारी आपसे खोज सकते हैं हम, अधिकतम ज्ञान की परख कर सकते हैं हम। इसलिए उसकी पहली डिमांड है धैर्य से बड़ा व्यापक अध्ययन कीजिए। प्रीलिम्स में कोई शॉर्टकट नहीं है। आशा करता हूं आपका जवाब मिल गया होगा आपको। कोई और व्यक्ति, कोई भी पूछिए, कोई सवाल, कैसी भी जिज्ञासा आपकी है। हालांकि मेंस की और इंटरव्यू तक मैंने बता दिया है, कोई बहुत ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है। अब मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, सवाल अगर सूझे तो बीच में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेज योर हैंड एंड आस्क फ्रीक्वेंटली। देखिए दो चीज़ होती हैं, एक होता है दिमाग में रखना, एक होता है दिमाग पर हावी करना। तो दिमाग में रखो हमेशा कि आप एक प्रशासक हो, हमेशा ऐसे ही सोचो। प्रशासक कभी छिछोरा हो सकता है क्या? यस और नो? प्रशासक कभी अधीर हो सकता है क्या? प्रशासक कभी एक्सक्यूज देने वाला होता है क्या? प्रशासक कभी काम से जी चुराने वाला होता है? अरे यस और नो? तो फिर आप क्यों हो? एक फोन आया मामा जी के, बोले बेटे की सगाई है, बेटा आना है, और पहुंच गए साहब। नई साल को तो पहले दिन तो रेजोल्यूशन लिया था, बड़े जोर शोर से टाइम टेबल बनते हैं, 2 3 4 दिन रहते हैं। योजना का ग्रेसम नियम ये कहता है कि हम मनुष्य 2 तरह के कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, एक लॉन्ग टर्म के और एक शॉर्ट टर्म के। और हमारी टेंडेंसी ये है कि हम शॉर्ट टर्म में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि शॉर्ट टर्म में किए जाने वाले कार्य कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म वाले टारगेट को रिप्लेस कर देते हैं। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? अरे भैया तोड़ लीजिए इस बड़ी रणनीति को, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। बड़ा टारगेट कैसे मिलता? बोलो सर ये करेंगे तो मिलेगा, तो ऐसा करो डेली के टॉपिक बांट लो। आज बताइए डेली रूटीन आप करते हैं कि नहीं करते? जैसे नहाना है, खाना है, सोना है, सब करते हैं। यहां कोई ऐसा तो नहीं है जिसने निद्रा को जीत रखा हो?
बोल साहब मैं तो सोया ही नहीं हूँ पिछले 6-7 साल से। अर्जुन की तरह कोई हो तो सब करते हैं ना। तो जब वो काम होंगे तो वो भी करिए, ऐसा करिए, बांट लीजिए। 2 टॉपिक मुझे, मैं खाना खाने जब जाऊंगा, जब 2 टॉपिक हो जाएंगे, मैं नहाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं है भैया, इसमें कुछ भी नहीं है, डरो मत, इसे हुआ मत। मैंने कहा ना दिमाग में रखना और हावी करना। हावी मत करो, दिमाग में रखो। डेली रूटीन से जोड़ दीजिए। एक समय बाद आप खुद पाएंगे कि जिसे आप पहाड़ समझ रहे थे वो कुछ है ही नहीं। सच्चाई ये है। बट इसे जीवन शैली बनाइए। तैयारी, प्रिपरेशन, just not to get admit in any institution, not even just read 5, 6, 10 और 16 or even सिर्फ रीड करना, कोचिंग में जाना या बावड़े होके पढ़ना तैयारी नहीं होता है। लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, जाके देखिए। मुझे तो ऐसा लगता है सर कभी कभी उनको देख के, किताबों को वो नहीं पढ़ते बल्कि किताबें उनको पढ़ रही हैं। यकीन मानिए कि किताबें उनको पढ़ती हैं, क्योंकि चेहरे के सामने बेचारे बने रहते हैं दिन रात। पर पढ़ने का अंदाज क्या है, बस उन तकनीकियों पे हम आपको गाइड करेंगे, जस्ट गाइड करेंगे। लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको है। पाथ क्या है, रास्ता क्या है। पहला, मेरी सारी बातचीत का सार ये है कि ये हवा बनाने की चीज नहीं है, हॉबी बनाने की चीज है। क्योंकि जानकारी या ज्ञान, नॉलेज जिसे आप कहते हो, नॉलेज जो होती है वो अभ्यास का परिणाम होती है। और अभ्यास कैसा होना चाहिए, जो रुचि से और फोकस से किया गया हो। 2 चीजें मायने रखती हैं विद्यार्थियों की। मैं एक वाकया बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक बड़े मीडिया घराने ने बुलाया इस पे कि सर क्या स्टडी की अप्रोप्रिएट जो टेक्निक्स होती हैं वो क्या होती हैं। एक बार पिछले जब आम बजट आ रहा था राजस्थान का, तो उस आम बजट से जस्ट पहले आमंत्रित किया। सरकार हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाती है कि भाई किस सेगमेंट में क्या करना चाहिए, शिक्षा पे क्या काम किसमें किया जाना चाहिए, बाकी सब पे क्या किया जाना चाहिए। तो मैंने वहां जब उस परिस्थिति की डिमांड को देखा तो मुझे ये लगा कि ये जो पूरी त्रासदी है ना इस तैयारी के जगत की, ये पढ़ाई का जो पूरा का पूरा एक तरह से त्रासदी जो झेलते हैं बच्चे, इसका सार 2 ही शब्दों में सिमट के रह जाता है। पहली बात तो गेन जब ही होता है और तब तक होता है जब तक रुचि है, इंटरेस्ट है। गेन जब तक होगा जब तक इंटरेस्ट है, ये फाइनल मान के चलिए। अब इसका सॉल्यूशन मेरे से आप मांगो, ये बहुत बड़ी नादानी है। क्योंकि आप उन मुद्दों को खोजिए कि आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं है। आपके डाइवर्जन अपने हो सकते हैं, हर व्यक्ति के अपने डाइवर्जन होते हैं। अपने डाइवर्जन के पॉइंट्स को पहचानिए। किसी को कचौरी डाइवर्ट करती है, हो सकता है किसी को मूवी डाइवर्ट करती हूं, किसी को पड़ोसी तो किसी को पड़ोसन। आई थिंक मैं सही कह रहा हूं। अगर मैं इसका भाषण दे दूं कि ये चीज गलत है, इनको छोड़िए, ये प्रवचन हो जाएगा। तो अपने डाइवर्जन को खुद पहचाने, उन्हें हटा देंगे तो रुचि पैदा होगी। दूसरी चीज आती है फोकस। फोकस से किया गया काम परिणाम देता है, ये बात मान के चलिए। फोकस, लैक ऑफ फोकस जो है, यही कारण है कि सब हमसे ही पढ़ते हैं बच्चे और सेलेक्ट कुछ होते हैं क्योंकि उनका फोकस था, वो प्रेजेंट थे, माइंड बॉडी गैप नहीं था। बॉडी को यहां पटक दिया, माइंड कहीं घूम रहा है, विचरण कर रहा है तारागढ़ की पहाड़ियों पे। सबसे घातक बीमारी है ये, और इसका इलाज मेरे पास नहीं है। और अगर आप ये सोच के आए हैं कि यादव सर आए हैं हमें इलाज मिलेगा, आई थिंक यू आर पुलिस। आप मजाक कर रहे हो खुद के साथ। भाई समस्या आपकी है, डाइवर्जन आपके हैं यार, मैं कौन होता हूं बताने वाला। तो सर इलाज क्या है? इलाज ये है कि कारण खोजिए। आप जो प्रयास कर रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। आई मीन टू से यू मस्ट गिव, यू हैव टू गिव इमोशनल ट्रिगर टू योर वर्क। एक भावनात्मक ट्रिगर दीजिए उस कार्य को जो उसको लॉन्च कर सके। वो ट्रिगर आपके पिताजी के गंदे मैले कुचले कपड़े हो सकते हैं कि उसने बड़े दुख पाके आपको भेजा होगा, ये पैसे इकट्ठे किए होंगे। वो ट्रिगर हो सकता है आपके रिश्तेदारों के ताने हो सकते हैं, खामखा उन गांव वाले लोगों के द्वारा कही वो बातें जिनको कोई लेना देना नहीं है फिर भी कह देते हैं। वो इमोशनल कारण खोजिए जिससे आप प्रोत्साहित होंगे। वो मेरे पास नहीं है, आपकी दुनिया का कारण आप ही के पास है। अब सर ने बहुत प्रयास किए होंगे सारी उम्र, लेकिन लोग कह देते हैं, बोले यार
दाढ़ी में सफेद आ गई, क्या करेगा ये अब? ये आपका इमोशनल ट्रिगर हो सकता है अगर आप इसे प्रबलता से लेंगे तो। इमोशनल ट्रिगर से अगर शुरुआत करोगे दोनों चीजें सोल्व हो गई। एकाग्रता, कारण क्या था? डाइवर्जेंस। खुद पहचानो, खुद हटाओ। कर क्यों रहे हो? कारण दो उसको करने को। हर कारण कार्य संबंध, मैं बुद्धिज्म के इस बात को गहराई से मानता हूं कि इस दुनिया में प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और यदि कारण नहीं है, आप कर रहे हो जस्ट लाइक दैट, आप कर रहे हो तो आप ठीक वही नाव हो, झील में पड़ी वही नाव हो जो सिर्फ हवा के थपेड़ों के साथ कभी इस किनारे पर जा लगी, कभी उस किनारे पर जा लगी। पतवार तो आपके पास है ही नहीं। अब आप डिसाइड कर लो, आपको वो बिना पतवार की नाव बनना है जो हवा की थपेड़ों से दुनिया का यूज का मुद्दा हो आप, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। या फिर आपका अपना उद्देश्य है कुछ। ये परीक्षा, इस परीक्षा में लगभग 18 विषय कमोबेश आपको थोड़ा बहुत उनकी सामान्य जानकारियां, विशेषज्ञ नहीं चाहिए, ये प्रोफेसर के एग्जाम नहीं है, विशेषज्ञ नहीं चाहिए उन्हें एक जागृत व्यक्ति चाहिए। जागरूक व्यक्ति वो होता है जो आसपास के एनवायरनमेंट के इश्यूज की समझ रखता हो और जिसमें याददाश्त भी हो कि कल को क्या हुआ था। थोड़ी याददाश्त के साथ जागरूकता की परीक्षण है ये पूरी एग्जाम, और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। इसके थर्ड पेपर में पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ जो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन, इट्स डिपेंड ऑन टाइम आई थिंक, इंटरनेशनल रिलेशन, और उसके साथ जो लोक प्रशासन का जो पार्ट है उसमें हमारी परिचर्चा रहेगी। मैं आपके साथ रहूँगा। मेरी जो क्लासेस होती हैं वो हमेशा परिचर्चात्मक होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आइए और छापिए और निकल जाइए, इसका मतलब आप विकसित नहीं हो रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं कुछ भी पूछना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरफा होता जा रहा है। जिस चीज़ की मुझे डर था वही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के सवाल, जिज्ञासा? यस। पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए? बैठिए। और कोई? और किसी का प्रश्न? बैठिए। और कोई? बस 2 प्रश्न और लूंगा, फिर मेरे योग्य साथी बैठे हैं, आप उनसे बातचीत कीजिएगा। 2 प्रश्न और कोई भी? यस। बैठिए। बहुत अच्छा सवाल, और इस सवाल को मैं कई तरीके से आपको बताऊंगा। और कोई लास्ट? ओके, यस सर, आप भी बता दीजिए, मन की मन में मत रखिए। ठीक है, मैं क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करूंगा। अभी कुछ स्लाइड है मेरी क्लास में जो बच्चों से मैं लिखवाता हूँ, डेली का पढ़वा के डेली ही लेखन के लिए देता हूँ, 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर का डेली। तो उसके 1-2 प्रश्न के साथ मैं आपका डिस्कशन करूंगा, तो समझ जाएंगे। जी, पहला सवाल है याद कैसे करें। समस्या किसकी? आपकी? याद करने वाली? पढ़ें कैसे, एक ही बात है। पढ़ें कैसे, पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता। इस सवाल का कोई जवाब देता है मुझे वो मूर्ख लगता है। पढ़ने का तरीका आपका अपना है, कैसे भी पढ़िए, बस उसमें यह ध्यान रखिए कि आपकी रुचि होनी चाहिए पहली बात, और याद होना चाहिए। अब रुचि के लिए आपको इमोशनल ट्रिगर देना है कि मुझे करना है, और याद का मैं तरीका बता देता हूं। एक साइंटिफिक तरीका होता है याद करने का, और उसके अलावा कुछ शॉर्टकट नहीं है। आज जो पढ़ा है उसको जाके 24 घंटे के अंदर एक बार जरूर रिवाइज करना है। कसम खा लीजिए, वरना पढ़िए ही मत। ध्यान से समझना, 3 स्तर होते हैं इसमें। पहला है आज जो पढ़ा है यू हैव टू रिवाइज विद इन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर अंदर रिवीजन करोगे तो ही वो सार्थक है। उसके बाद जो भी कंटेंट पढ़ा है उसे 7 दिन में एक बार सेल्फ टेस्ट करना है। डिपेंड मत रहिए संस्थाओं पर, क्योंकि जन्म आपने संस्था के दम पे थोड़ी लिया था। आरएस संस्था के दम पे थोड़ी बनने वाले हो। आपका सपना है या संस्थान का? किसका है सपना? हमारा अपना। तो आप अपना खुद व्यवस्था कीजिए, जहां से भी होती है। दूसरों के कंधों पे बंदूक चलती है, वो युद्ध कभी नहीं जीते गए।
24 घंटे में रिवाइज करो, उसे अगले 7 दिन में रिवाइज करो। और तीसरा स्तर होता है कि जो पूरे मंथली पढ़ा है उसका लास्ट के महीने में एक कंप्लीट टेस्ट और लो जरूर, चाहे किसी संस्था, मित्र मंडली या किसी गंभीर समूह की मदद से। 24x7x1 मंथ का सूत्र अपने दिमाग में याद रखना। होगा क्या? बोलो सर भला क्या होगा इससे? देखिए, हम जब तीनों स्किल यूज करते हुए, तीनों स्किल का मतलब समझ रहे हैं आप, देख कर भी, सुन कर भी और लिख कर समझ कर, सारे अपने हुनर इस्तेमाल करके भी एक आदमी अधिकतम एक बार में कितना सीखता है? 80% मैक्सिमम। एक आदमी मैक्सिमम 80% लेता है, वो भी किसका 80%? जो दिया गया है उसका। तो पहली बात तो यही कि क्या गारंटी है दिया गया वो पूरा हो? भाई पहला तो प्रश्न मुझ पे ही लगाइए, सर जो कह रहे हैं क्या गारंटी है संपूर्ण है, तो तुलनात्मक पढ़ेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। उसको साइड का मैटर से रिच भी करते रहिए। समझ में आया खेल? पहला ये है, आपको जो भी पढ़ाया गया है उसको 24 घंटे में रिवाइज जरूर करना है, निश्चित रिवाइज करना है। उसमें कितना लिया? 80%। पर दूसरी बात भी तो महत्वपूर्ण है कि 20% छोड़ा भी, तो वो भी तो पता हो गया कि हमारा छूट कितना रहा है, उसको मार्क कर लीजिए और जाके टीचर से फिर पूछिए। उसका भी आप 80% लेंगे। जरा समझिए, आपने 10 प्रश्नों पर आज डिस्कस किया, कितने लेके गए? 8 नहीं, कितने? 2। उस 2 का कल डिस्कशन किया सर से वापस आके, तो 2 का भी 80% आप लेंगे, मतलब 1.6। जोड़िए जरा, 9.5 प्रश्न हुए कि नहीं हुए? इस तरह आप करोगे और फिर आप 24 घंटे के बाद सप्ताह में करोगे, तो टोटल सप्ताह में पढ़ा है उसका कितना आएगा? केवल 80%। इसका मतलब 96 का 80%। मेक श्योर कितना? 75 से ऊपर नहीं गए, 72 के आसपास रहा। अब बचा तो पता हो गया ना कम से कम कि 35%, 36% नहीं आ रहा, उसको सर से डिस्कस कीजिए, संस्था से करिए, सीनियर से करिए, क्योंकि आप गंभीर परीक्षार्थी हैं। तो महीना जब तक पूरा होगा तब तक आपको पता लगेगा कि उस 35% का भी कितना आया? 80%, 2.4 समथिंग। 2.5 प्रश्न तो आ गए ना। ये ही वो लोग हैं जो मेरिटोरियस होते हैं, आप नहीं। अगर आपने ये प्रोसेस किया है तो आप मेरिटोरियस हैं, आप मेरिट के हकदार हैं। और अगर आपने नहीं किया तो आप इसी हजारों कोचिंगों की भीड़ में से एक हैं। आशा करता हूं आपका सवाल पढ़ने का और याद करने का सोल्व हुआ होगा। दूसरा प्रश्न आपका, यस, दूसरा प्रश्न पूछा था मीडियम वाली बात। देखो इसकी शुरुआत मैं कुछ इस तरह से करता हूं। हाँ, कंटेंट का प्रश्न था दूसरा। कंटेंट क्या पढ़े? कोई भी कंटेंट दुनिया में संपूर्ण नहीं है और कोई भी बुरा नहीं है। जब आप में समझ विकसित हो जाती है किसकी? सिलेबस की, उसकी सीमाओं की, बस यही दायित्व तो हमारा है, यही दायित्व तो सीनियर और पुराने पेपर का है कि उसका दायरा, उसकी डायमेंशंस जब आप समझ गए तो कोई कंटेंट बुरा नहीं है और कोई कंटेंट संपूर्ण नहीं है। आप में खुद में समझ आ जाएगी कि सर इसमें से ये चीज लेने की है। बस किसी एक का फॉलो बनोगे तो आरएस हो ही नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है। दैट इज माई ऑन एक्सपेरिमेंट और पर्सपेक्टिव। आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन ये सच है, कोई कंटेंट संपूर्ण नहीं है। अगर वो आपको समझा सकने में समर्थ है, जो सिलेबस का टॉपिक है उसे, तो वो कंटेंट बहुत अच्छा है। फिर वो चाहे मुझे छोड़िए, मेरे किसी स्टूडेंट ने तैयार किया हो। इज इट क्लियर? कंटेंट का एक ही पैरामीटर होता है कि उसने एग्जाम को कितना कवर किया। कई बुक्स हैं मेरी, एज ए एकेडमिशियन मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं पॉलिटिकल साइंस। लोगों का ये एक सवाल हमेशा रहता है, दिल्ली से लेके यहां तक, उदयपुर भी जाता हूं क्लासेस लेने। लोगों का ये प्रश्न, कई बार तो बच्चे यहां तक पूछ देते हैं, इनोसेंट बच्चे पूछ लेते हैं, सर ये बुक्स का क्या पैरामीटर है, कौन सी बुक बढ़िया, ये ऑथेंटिक किताबें क्या होती हैं? मेरा विश्वास आप में से भी 90% नहीं जानते। ऑथेंटिसिटी की कोई डेफिनेशन है क्या? है, प्रभाविकता, प्रासंगिकता। यदि वो प्रासंगिक है तो वो प्रभावी भी है। प्रासंगिक कैसे? अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिलेबस। यदि सिलेबस की पूछी गई बात को जस्टिफाई कर रहा है वो कंटेंट, तो वो प्रासंगिक है, और वो प्रासंगिक है तो वो प्रभावी भी है। यस और नो? यही एक सूत्र है, यही एक शर्त है जो ऑथेंटिक होने की परिभाषा है। आईएसबीएन नहीं है। आईएसबीएन नंबर वाले आप सोचते हैं आईएसबीएन बुक है, टेक्स्ट बुक। वो किताबों के प्रकार होते हैं। एक टेक्स्ट बुक हो सकती है, एक रेफरेंस बुक होती है, एक आपकी गाइड हो सकती है।
हालांकि गाइडों में मैं यकीन कम करता हूं सर, क्योंकि वो मिस गाइड ज़्यादा होती हैं, गाइड कम होती हैं। समझ में आया? कंटेंट की परिभाषा क्या? जो जितना आपके सिलेबस के नज़दीक हो उतना अच्छा, बस उसी से देखिए, बाकी कोई पैरामीटर नहीं। मीडियम की बात से इसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं। ज़्यादातर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि हिंदी मीडियम वाले पिछड़ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले बहुत आगे चले जाते हैं। इसका कोई कारण नहीं है, मैं उदाहरण सहित बताऊंगा आपको। मैं ये कहता हूं, आप हाथ ऊपर कीजिए जो जिसका हिंदी विषय रहा हो ग्रेजुएशन में, हाथ ऊपर कीजिए फटाफट। यस, हिंदी विषय, और जिसके 60% से ज़्यादा बने हों वो ऊपर करिए, 60 से ऊपर। 60? यस मैडम, कितने पे? 74। तो आप ही सही कैंडिडेट हैं, आपसे पूछ लेते हैं, भाषा में और बोली में क्या अंतर है? देखिए, झिझकना नहीं है। पहली बात तो ये कि आज एसडीएम थोड़ी बन रहे हैं भाई, कोचिंग में आए, नोट जिससे पूछा गया है वही बताए, मैम बताएंगी भाषा में और बोली में क्या अंतर है। बाद में, हाँ बैठिए। किसी भी बोली को भाषा बनने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है ग्रामर। यही अंतर है भाषा और बोली में, बस। इसके अलावा जितने भी पॉइंट आप बताएंगे ना वो सब मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। मैं 0 नंबर दूंगा अगर आपने ये आंसर दिया इंटरव्यू में। भाषा को बोली बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण। फिर बोली क्या है? बोली, यस, वो उसके गुण है। बोली को आप डिफाइन करें, बोली क्या है? संप्रेषण का एक माध्यम। संप्रेषण का, बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण बोली कहलाता है। संप्रेषण का माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बोली। पर बोली भाषा बन जाती है जब उसका एक विकसित विज्ञान बन जाता है, व्याकरण विकसित हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। कानून पढ़ना है आपको, है ना? कानून शब्द बहुत बार आता है, कानून। देखो, हिंदी और अंग्रेजी, आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे। अंग्रेजी, हिंदी मीडियम वाले कोई नहीं पिछड़ रहे, कोई पूर्वाग्रही नहीं है उनके लिए। आप हिंदी के साथ खुद अन्याय करते हैं। हिंदी वालों की हालत है ये। अरे जब लिखोगे ही नहीं तो मैं नंबर कहां से दूंगा? कानून बोल, कानून। कानून किसे कहते हैं? डेफिनेशन मत बताइए, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। शासक के आदेश ही कानून होते हैं। इट डजंट मैटर वो किस रूप में है, मौखिक हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं, प्रॉपर एक प्रोसेस से हो सकते हैं। एक निर्धारित संसदीय प्रक्रिया से बने गए कानून, निर्धारित संसदीय प्रक्रिया से बने कानून अधिनियम कहलाते हैं। और निर्धारित संसदीय प्रक्रिया के अतिरिक्त भी यदि कोई है गाइड, कोई गाइडेंस, तो वो कानून तो है बट अधिनियम नहीं है। एम आई राइट सर? कानून और अधिनियम में बड़ा अंतर है। पर मैं डेफिनेशन की चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आप कानून पे लिखने वाले थे, बोलने वाले थे। भाई कानून शब्द को कैसे लिखेंगे, बोल के बताइए। बोर्ड पे मैंने लिखा है का नू ने, क्या ये सही है? 100 के 100% लोग गलत लिखते हैं। मैं कॉपियां चेक करता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। कानून में कितने लोग हैं जो नुक्ता लगाते हो नीचे? नहीं लगाते ना? ईमानदारी से आप बता दीजिए, अगर आप लगाते हैं, अभी परख लेता हूं आप लगाते हैं कि नहीं। कानून और कानून मतलब नुक्ता सहित में क्या अंतर है? बिना नुक्ता के का जो कानून बना उसका अर्थ नहीं अनर्थ हो जाता है, कुछ और ही अर्थ देता है सर वो। और नुक्ता सहित जो सही कानून जो शब्द है उसमें नुक्ता लगता है। ये हिंदी मीडियम वाले अन्याय कर रहे हैं हिंदी पे। नंबर मांगने आते हो, कैसे दूं नंबर? एसडीएम बनने चले हो, 6 महीने पढ़ते हो, 1 साल पढ़ते हो, बाद में कहते हो सर रैंक अच्छी नहीं आई, ले दे के हो गए होंगे अंदर तो हो गए। गनीमत मानिए कोई मैं नहीं था कॉपी लेके, वरना नहीं होता। हिंदी माध्यम कोई दोष नहीं है, दोष आपकी अभिव्यक्ति है। खुल के कह रहा हूं, अपनी अभिव्यक्ति का खुद माध्यम चुनिए। उसमें भी कमजोर हैं, फिर खुद अन्याय कर रहे हैं उसके साथ। तो माध्यम का कोई, इंग्लिश हिंदी कंटेंट इंग्लिश में इवन ज़्यादा बेटर उपलब्ध है। उसका कारण ये है कि एक बात को कहने के लिए अंग्रेजी में सीधी सटीक शब्दावली होती है, हिंदी में रस, छंद, अलंकार उसको क्या अतिशयोक्तिपूर्ण बना देते हैं। एक अंग्रेजी माध्यम वाला व्यक्ति उसी आंसर को 2 लाइन में लिख सकता है, हिंदी वाले को 3.5 लाइन चाहिए वही बात बताने के लिए, मेरा अनुभव कहता है। इसलिए आप टेंशन ये दिमाग में नहीं रखें कि इसमें नहीं है, आपकी पहुंच नहीं होगी माध्यम तक, तो आपके जो गाइड हैं संस्था आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि क्या मैटर। इंग्लिश में बहुत सटीक और बहुत अच्छा मैटर उपलब्ध है, बहुत
इवन अब देखिए, अब हिंदी मीडियम वाले ये सोचेंगे कि सर हम पिछड़ जाएंगे। अरे अभिव्यक्ति को सॉलिड करो ना भाई। मैंने पूछा था वैश्वीकरण, आपने पता नहीं क्या कथा बता दी। आपको तो सटीकता रखनी चाहिए थी ना, आपको मौलिकता रखनी चाहिए थी। आप चौथे पेपर की तैयारी करते हैं और उसमें कानून और कानून का अंतर नहीं जानते, तो नंबर कहां से मिलेंगे? जो लेखन शैली को परख रहा है, शैली पहले 3 पेपर परख रहे हैं, लेखन का असली परीक्षण चौथे में होता है। एक भाषा की अभिव्यक्ति कितनी, उसमें किसी के आपने एक परंपरा बना ली कि सर 50% से ज्यादा नंबर आ ही नहीं सकते, 200 में से 100 नंबर लेना, 110 नंबर, 115 बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाल ही में सर क्लियर करके आए हैं एग्जाम, अनुभवी हैं, बड़ा वो कहते हैं कि यार बहुत अच्छा, बस इतने मार्क्स आते, इससे ज्यादा संभव नहीं है। मैं उल्टा बोलता हूं, आईएएस वाले बैच की बात बता रहा हूं सर। आईएएस के बच्चे अभी कुछ दिन पहले मिलने आए इन्हीं मुद्दों पर, तो मैंने उनको 10 मिनट बातचीत की, मैंने कहा खड़े हो जाओ, भाग जाओ यहां से। सर क्या हुआ? मैंने कहा बेटा आप कहना क्या चाहते हो, आप सच में आईएएस बनना चाहते हो? अरे जो जानकारियां इकट्ठा की है उसे अभिव्यक्त ही तो करना है। मैंने आपसे कोई एटॉमिक रिसर्च करने के लिए तो नहीं बोला। आप जो कहना चाहते हैं उसे सही भाषा में कह नहीं पा रहे, कहां से आईएएस बनोगे? इल्जाम लगाते हो यूपीएससी पर और आरपीएससी पर। अभिव्यक्ति खुद की गंदी है, सुधारिए इसे। ये कहां से गलती हुई? ये शुरुआत से गलती होती है आपकी। तो मैं ये कहता हूं कि चौथे पेपर की तैयारी, भाषा की तैयारी करने वाला व्यक्ति, आप सबकी कमी है वो 99 नहीं 100 के 100 सुन लीजिए, लाइव ऑनलाइन वाले भी या फिर इधर सब के सब सुन लें ये बात मेरी, कि आपको भाषा की अभिव्यक्ति की शुरुआत, मैं तो ये मानता हूं कि आपको विराम चिन्हों की जानकारी से करनी चाहिए। सबसे पहले विराम चिन्हों का नहीं पता कि नुक्ता कहां लगता है। जब आगंतुक शब्द, हम कहीं से उधार मांग के अपनी बात को बताने के लिए शब्द उधार मांगते हैं, तो वो शब्द नुक्ता की डिमांड करता है। जब दूसरी जगह से लिया गया शब्द है तब वो नुक्ता की मांग करता है। ऐसे ही नहीं लगता, हर चीज का एक साइंस है। ग्रामर तो गणित है भैया, 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं ग्रामर में। और ग्रामर अच्छी है तो अभिव्यक्ति यानी आपका कंप्रिहेंसिव पार्ट है वो भी अच्छा होगा। जाहिर सी बात है, शब्दों पर पकड़ है, शब्द की अभिव्यक्ति अच्छी है तो वो अपने आप अच्छा बन जाएगा। चौथे पेपर का डर आशा करता हूं आपका निकला होगा। आप अपने नींव को मजबूत बनाइए। आप अपनी शुरुआत शब्द शुद्धि, ये स्वयं में ये लाइन ही गलत है। मैं भाषा विज्ञानी नहीं हूं, पर किसी भाषा विज्ञानी जो मुझे सुन रहा होगा खुद से परख करे इस बात का। प्रश्न में आता है शब्द शुद्धि छांटिए शब्द अशुद्धि, ये लाइन ही अशुद्ध है। चैलेंज किया इसे, शुद्धि और अशुद्धि इसके साथ लगा ही नहीं सकते। गलत सही शब्द है, गलत और सही ये शब्द होना चाहिए। आरपीएससी को लेटर लिखा हमने कि आप क्या कर रहे हो। ये आरपीएससी अपने सिलेबस में शब्द शुद्धि लिखता है कि शब्द शुद्धि, एक पॉइंट डाल रखा है शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि। अरे वाक्य और शब्द शुद्ध अशुद्ध नहीं होते हैं, गलत और सही होते हैं। तो जड़ों को मजबूत बना के चौथे पेपर की तरफ बढ़िए। पेपर वाइज जब क्लासेस होंगी तो पेपर वाइज डिस्कशन होगा। रिटर्न पे बहुत व्यापक मैं बातचीत करने वाला हूं। मीडियम का कोई फोबियो नहीं है। शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करें गलतियों से सीखने से, और कहां जाना है उसकी डिमांड को समझने से कि सिलेबस की समझ क्या है, इसकी मांग क्या है, कौन सेलेक्ट हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सेलेक्ट लोगों के साथ साथ जो असफल हुए हैं ना, वो अगर ईमानदारी से अपनी असफलता का कारण आपको बताएं तो वो भी उतने ही मददगार होंगे। वो बता सकते हैं कि मैंने ये गलती की तब बेटा मैं नहीं बन पाया, तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको शुरुआत करनी है बेसिक नॉलेज गेन करने से, और आज ही से शुरुआत कर सकते हो। आपकी रुचि वर्ल्ड वाइड और सामाजिक प्राणी कुछ ज़्यादा ही हो तो आप आईआर से शुरू कर सकते हैं, आप जीके से, करंट से शुरू कर सकते हैं। करंट के मुद्दों से शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भाषा में रुचि, आप हिंदी 4th पेपर से शुरू कर सकते हैं। आपकी रुचि, आप साइंटिफिक अप्रोच के हैं और एकेडमिक आप अप्रोच रखते हैं, ज्योग्राफी से शुरू कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन विषय बांधता है। अरे शुरुआत ही ऐसे व्यक्ति से करोगे जिसमें अरुचि है तो क्या रिश्ता बन पाएगा? यस और नो? रुचि अपनी अपनी खोजिए कि आपकी रुचि किधर है, वो आपको सीटिंग देगा। पढ़ाई की शुरुआत होगी वहां से जहां सीटिंग करना सीखेंगे, जहां से मौलिकता से सोचना सीखेंगे, वहां से शुरुआत। किसका प्रश्न था ये शुरुआत वाला? समझ में आया? शुरू वहां से करें जिसमें आपकी रुचि है।
मैं ये नहीं कहूँगा लोक प्रशासन से शुरू करो, मेरा पैटर्न विषय है पॉलिटिकल, उससे करो, नॉट एट ऑल। लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपका निजी एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए, हिंदी, इवन मास्टर हूँ मैं 4 विषय में, सारे पढ़े हैं, सारे पैटर्न होते हैं, क्या फर्क पड़ता है? विशेषज्ञ तो बनना ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। मैं मेरी बात को यहीं विराम देता हूँ। अब आपके सवाल शुरू कर सकते हो, पूछ सकते हो, बाद में छोटा सा एक डिस्कशन 5 मिनट का ले लूँगा, लेकिन तब तक मैं सर को कहूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मिलने का मौका मिला, पर अभी भी आप लोग मुझसे ठीक से नहीं मिल रहे हो। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं, बाकी बोले सर हम तो सुनने आए हैं। ऐसा नहीं है, खुल के जियो आराम से, ये तैयारी कोई बर्डन लेने की चीज़ नहीं है। मैंने कहा ना, न्यूरॉन्स अगर टेंशन में आ गए तो उनकी संचार क्षमता घट जाएगी, गेन नहीं कर पाओगे। भाई साहब इतने तनाव में क्यों आ रहे हैं? बोलो सर जिंदगी में बोझ बना लिया आरएस। बोझ बनाओगे कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ आए थे खाली चले जाओगे। मजे लेके पढ़ो, इंटरेस्ट जगाओ, इंटरेस्ट आया तो डेफिनेटली अगले आरएस आप ही होंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन, शुक्रिया सर। देखिए अभी बोर्ड पे एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट की कॉपी मेरे हाथ में है, इत्तेफाकन मैं लेके आया था, मेज़ पे पड़ी हुई थी सुबह, तो मुझे लगा कि आपसे मिलने जा रहा हूँ, आपको दिखा दूँ। अब इसकी हालत देखिए आप, इस व्यक्ति को मैं एसडीएम कैसे बनाऊँ? आप ये गलतियाँ करते हैं, आप गलतियाँ करते हैं तो अच्छा सिलेबस का जो है ना, सिलेबस की जिज्ञासा, ये भी मैंने रखवाया था, सिलेबस और ले लेना स्लाइड पे। सिलेबस की व्यापक समझ आपको बहुत एनर्जी बचाएगी, बड़ा समय बचाएगी, क्योंकि मेरे 3rd पेपर के पॉइंट कई फर्स्ट में बैठे हैं। आईआर में वही टॉपिक, पॉइंट को कंक्लूड कैसे करें, एक चीज दूसरे पेपर में भी हो सकती है, एथिक्स में चीज है, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो 10 जगह नहीं पढ़ना है, उसको एक जगह कंपाइल कर लो, सिलेबस को अपनी भाषा में अपने पन्नों पर लिखो, छांट छांट के, ऊर्जा बचेगी, समय बचेगा। यस, आप जो ये ऊपर देख रहे हैं एक बच्चे की कॉपी है क्लास की, देखो आप, इसमें वही जो मैं अभी आपको कह रहा था, सबसे पहले मैंने लिख के इन्हें बताया है। सवाल था जिला प्रशासन में पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश की भूमिका का विवेचना कीजिए, का विवेचना कीजिए नहीं, का विवेचन कीजिए, लिखने में यहां गलती हुई उनकी, ठीक है। आगे आंसर में देखिए, अच्छा कोई भी बात, पहला शब्द इन्होंने काटने से शुरू कर रखा है, भाई गलती हो जाती है। ये गलतियां कब होती हैं, ध्यान से समझना। हमें कुल अपने समय का, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मेंस में कुल समय का 1/3 समय दिमाग में फॉर्मेटिंग करने पे बिताना है। आपको इतनी रफ्तार अपनी तैयार करनी है लेखन शैली की, 1800-2000 शब्द लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि 1800 शब्द 2000 शब्द लिख भी लो, और वो कितने में लिखो, 2/3 में। 1/3 शब्द, टोटल समय का 1/3 हमें दिमाग में रफ करना है उसका, क्योंकि इतने पन्ने नहीं होते रफ के। तो पहले स्केच दिमाग में बनाएं कि मैं क्या लिखने वाला हूं, तो ये काट फांस कम होगी, फिर सटीकता रहेगी। वरना मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप अपने ही लिखे संपूर्ण ज्ञान जो खूब अर्जन कर लिया आपने, अपने ही लिखे पैराग्राफ को कभी दोबारा पढ़ के देखना, आई एम श्योर कि कम से कम 10 to 20% गलतियां मिलेंगी। एम आई राइट सर? अपने ही लिखी चीज को पढ़ के देखना, खूब पढ़ो 10 बार, और फिर लिखना, सरपट लिखना एक बार, और फिर खुद पढ़ना, हंसी आ जाएगी, यार मैंने तो ये गलती कर दी, मात्रा गलत हो गई, कहीं पे विराम चिन्ह गलत हो गए, कहीं पे शब्द का काटा फांसी बहुत जल्दी हो गई। तो इससे बचेंगे, ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देता है जांचने वाले पे, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। मान लो 10 कॉपियां पहले ऐसे महान मूर्तियों की चेक कर ली मैंने, जिन्होंने कुछ नहीं लिखा था, 11वीं कॉपी आपकी आई है और आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, पूरी 2 साल से मेहनत कर रहे थे, मेरा दिमाग तो पहले ही खराब हो चुका है, तो आप भी गए काम से। अब उस दिमाग को सही करना आपके लेख पर डिपेंड करता है। आपने बड़ा खूबसूरती से अच्छा और सटीक लिखा है, मैं 2 सवालों में नॉर्मल हो जाऊंगा और न्याय करेगा। वरना मैंने ऐसा बच्चा देखा, मेरे सामने कॉपी लेके आया बाद में, कि सवाल था रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, लास्ट एग्जाम, और उसने डॉक्टर, वो ऑलरेडी डॉक्टर बंदा, इसको अदरवाइज मत लेना, मैं एक धरातलीय सच बता रहा हूं आपको कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपको एसडीएम बनने से रोक सकते हैं। यहां बैठे दोनों अनुभवी व्यक्ति बहुत पढ़े होंगे अपने टाइम में, लेकिन एसडीएम से पीछे रहे, उसका कारण सुन लीजिए। उन्होंने, डॉक्टर ने लिख रखा, आप डॉक्टर है, जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन जानता होगा, आप भी जानते हैं हीमोग्लोबिन का काम क्या है, रक्त में O2 ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन मेन काम है उसका, ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाना उसका मेन काम है, कोशिकाओं तक पहुंचाना। क्लियर? अच्छे से लिखा उन्होंने,
आंसर को काट के 0 मार्क्स दे रखा था। आपके साथ भी हो सकता है, मैं डरा नहीं रहा हूं। ये क्यों हुआ, इसके बहुत मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। आपसे पहले 10 कॉपी महान मूर्तियों की आ गई होंगी और आपका लेख अच्छा नहीं था, वो उसका माइंड अपसेट, उसने पढ़ाई नहीं, काट दिया। ये धरातल, ये सच है, स्वीकार कर लो। इसलिए चारों कोने, जिसे कहते हैं ना चारों खाने चित्त, ऐसी तैयारी करो, राइटिंग स्किल बढ़ाओ, शब्द क्षमता बढ़ाओ, उसको लेखन शैली बढ़ाइए। इन्होंने ये लिखा और इन्होंने पहला ही शब्द काट दिया, पहला शब्द मैंने गोला लगा रखा है, ध्यान से देखिए। कभी भी आप लोग क्या करते हैं, जब गलत हो जाता है उसको काट देते हैं सिरे से, ऐसे नहीं काटना है। आप जब हौच पौच करके इस तरह से काटते हैं ना, इस तरह से काटने का मैं तो अर्थ ये लेता हूं कि ये व्यक्ति गलती को छुपाता है। ये बातें आपको जयपुर के जहां हजारों की भीड़ मिलेगी वहां नहीं, कोई नहीं बताएगा आपको। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपको। आज यहाँ क्वालिटी एजुकेशन के मंच पे मैं इतनी बातें बोल गया, आप यकीन करना कि आपको शायद इतनी बातें पूरी, आप एसडीएम बन जाओगे तब तक भी कहीं नहीं मिलेंगी। मैंने स्वयं इससे पहले कभी एक साथ तीनों इतनी व्यापक परिचर्चा कभी नहीं की, क्योंकि व्यावसायिक घरानों में हमारा मूड भी व्यावसायिक हो जाता है। हमसे जितना पूछा गया है उतना ही बताते हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगा कि इनका सर का पैशन है, एक पौधा है तो इसको एक अच्छी खाद मिले, पानी मिले तो पल्लवित होगा, अच्छी बात है। इसमें क्या करें, जब गलती हो जाए सिर्फ एक कट लगाएं, हल्का सा क्रॉस, और अगर हो सके तो उस क्रॉस पे हल्का सा D+। ये बहुत बड़े भाषा विज्ञानी की बताई हुई बात है। D+, मतलब आप उसे स्वीकार कर रहे हैं कि इसे डिलीट माना जाए, मुझसे गलती हुई है। अगर आपने ये लिख दिया, आपने सिर्फ एक कट लगाया, एक लाइन से, आड़ी लाइन से क्रॉस किया है, मैं देखते ही उसमें से मुस्कुराहट आएगी, लड़का बड़ा ईमानदार है। और अगर आपने, जो आप अक्सर करते हो, पेंटिंग कर देते हो, जैसे एलकेजी के बच्चे होते हैं, इस तरह से गोल मोल, कोई कुछ, अगर ऐसा किया तो आपका व्यक्तित्व उलझा हुआ है, मुझे देखते ही पता लग गया। आप चोरी करते हो, आप छुपाते हो बातों को, आप अच्छे प्रशासक हो ही नहीं सकते। मेरी तरफ से तो गए 40% नंबर। क्लियर? आगे बढ़िए, देखिए जिलाधीश। अब आप देखिए, कानून मैंने लिख के बताया है कि इस तरह से जब लिखोगे, एक एक चीज को यहां पे बता रखा है। ये जिलाधीश, देखो क्या लिख रखा है, जिलाधीश। भाषा को समझिए आप जरा। अगले पैराग्राफ में जिलाधीश कानून, वो कानून भी गलत लिखा हुआ है इन्होंने, का निर्माण। अब ये लिखा क्या है कंटेंट पर तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले शब्द को देखो, अनर्थ कर रखा है, क्या पढ़ेंगे। जो अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन में है, लेकिन दोनों के अधिकार क्षेत्र एक दूसरे के मध्य टकराव पैदा करते हैं। अरे भाई साहब, सामंजस्य तथा विरोध दोनों बताइए, आपने तो एक तरफा ले लिया, सवाल को समझा ही नहीं, आप तो जज बन बैठे। संतुलित उत्तर दीजिए। तो लेखन शैली को बारीकी से आपको ध्यान रखना है। पूरे इसमें मैंने सीधा लिखा, जो जो टिप्पणियां करी हैं, अगली स्लाइड ले सर। यहां पे मैंने सीधा इनको लिखा है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। देखिए इन्होंने आंसर लिखना शुरू किया, मैं क्वेश्चन बोल के बता देता हूं। जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक दोनों ही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होने के बावजूद एक ही स्तर पर टकराव की संभावनाओं के साथ बैठे हैं। एक स्टेटमेंट दिया था मैंने क्लास में बच्चों को, कथन पर सहमति और असहमति की विवेचना कीजिए। आप क्या करते हो, आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं, देखिए पहला तो इसने सीधा ही कथन के पक्ष में तर्क, जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक दोनों ही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होने के बावजूद अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर। अरे क्या कथा का कह रहे हो, क्या राम कहानी लिख रहे हो भाई, भूमिका कहाँ है, कहना क्या चाहते हो। यदि प्रश्न को रिपीट किया, मेक श्योर, यदि प्रश्न में लिखी भाषा को, उसी क्वेश्चन को रिपीट करके आप आंसर लिखना शुरू करेंगे, ये सतही आंसर होता है, इसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। सतही आंसर होता है क्वेश्चन को रिपीट करना, क्योंकि आपने 15 से 20 शब्द तो बर्बाद कर दिए, वैसे ही शब्द सीमा का तो आपका हो गया लोचा। सतही आंसर होता है। कभी भी प्रश्न हो या निबंध हो, उसकी भूमिका जिज्ञासा जगाने वाली होनी चाहिए। मैं क्यों पढ़ूं, जिज्ञासा जगाए। आपका कथन का अंत जिज्ञासापूर्ण हो तो मैं अगले पैराग्राफ पे जरूर जाऊंगा, तब वो एक शानदार आंसर बनेगा। ये चीज़ें अभ्यास से आएंगी, जो क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती रहेंगी। आगे नेक्स्ट कंक्लूजन भी इन्होंने इसका नहीं लिखा है, लास्ट में जो कंक्लूजन का है, मैंने उसको यहाँ भी इनको नोटिस करवाया था कि कंक्लूजन भी नहीं है, ना भूमिका है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे प्रश्न में क्या जवाब दें, क्या आप मार्क्स लेंगे। ध्यान रखें लेखन का। राज्यपाल वाले क्वेश्चन पे आ जाइए सर, नेक्स्ट।
हाँ, देखो ये इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। भारत में राज्यपाल नियुक्ति प्रक्रिया की विवेचना करें, मैंने सवाल बोला, बच्चे ने क्या लिखा, राज्यपाल नियुक्ति प्रक्रिया विवेचना करें। की को खा गया, मतलब कारक की समझ नहीं है क्या? कर्ता ने कर्म को करण से भैया रटवाए थे गुरुजी ने, आज जब जरूरत पड़ी तो आप भूल गए, फिर हिंदी मीडियम क्यों चुना? आगे देखिए, नियुक्ति के विपक्ष में था। मैंने क्या पूछा, भारत में राज्यपाल नियुक्ति प्रक्रिया की विवेचना करें। क्वेश्चन में कुछ की टर्म होते हैं, वहीं से उनको अंडरलाइन करते हुए आंसर की शुरुआत करना है। इसका इधर बीच वाले जो बैठे हैं बच्चे, मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में मेन की टर्म क्या है? भारत में राज्यपाल नियुक्ति की प्रक्रिया, इसका मतलब मेन की टर्म क्या हुआ? नियुक्ति की प्रक्रिया। जब आप में ये क्षमता हो गई, पहचानने लग गए कि सवाल में क्या पूछा है, तो आप एप्रोप्रिएट रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे। और टू द पॉइंट रहना, एप्रोप्रिएसी इज द मेन क्वालिटी ऑफ ए एडमिनिस्ट्रेटर। कथा कहानियां नहीं सुननी है, विषय वस्तु के साथ चिपके रहो। अब इसने लिखा क्या है महाराज ने, ये देखिए, मैंने राज्यपाल नियुक्ति की प्रक्रिया, इन्होंने नियुक्ति के विपक्ष में तर्क, प्रक्रिया का कहीं उल्लेख ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल किसी अनुच्छेद की वर्णन से शुरुआत होनी चाहिए कि भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार, शुरुआत बड़ी मजेदार हो गई। तथ्य भी बता दिया, ज्ञान का भी दे दिया आपने सबूत कि देखो मुझे पता है, और प्रक्रिया पे चले जाओ सीधे। कहीं शुरुआत कितनी घटिया है, क्या नंबर दूं? आप कहोगे सर मैंने बड़ा ज्ञान लिखा है, मैं क्या करूं भैया? आपका ज्ञान आपकी सगाई करने में काम आ सकता है, पर मैं तो अफसर तो नहीं बनाऊंगा। इधर आते लिए सच है बेटा, अच्छी बात है, मुस्कुराहट आ रही है क्योंकि आपके चेहरे बड़े टेंशन में आ चुके हैं। इस तरह ये मैं एग्जाम, मैंने सीधा इस पे क्या लिखा है, मैंने कहा दोबारा लिखी, मेरे पास ऐसी कॉपी नहीं आनी चाहिए। इस तरह बारीकी से जब आप देखोगे, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया, एक कुछ भी चीजें सही नहीं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगली उस पे है स्लाइड पे एक, कि राज्यपाल की पद की स्थिति की आलोचनात्मक समीक्षा। राज्यपाल की पद स्थिति की आलोचनात्मक समीक्षा, इसमें देखिए राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, यहां भी गलती थी, के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश, शब्द ये भी गलत है, ठीक है, सिफारिश पर की जाती है। आगे देखिए क्या लिखा है, सामान्यतः। सामान्यतः कोई शब्द होता है क्या? या तो इसमें हलंत होगा अगर तय लिख रहे हो तो, या फिर सामान्यतया। यस और नो? हिंदी वालों से बात कर रहा हूं, सरल हिंदी है, मैं कोई वैदिक हिंदी नहीं बोल रहा हूं, वेदों में तो संस्कृत है। आप सोचो सर जयपुर से हिंदी पकड़ के ले आए ऐसी कहीं से, नहीं नहीं, आप ही की हिंदी है। अब जब इस तरह लिखोगे तो नंबर कहां से मिलेंगे? फिर कहोगे सर बहुत अच्छा लिखा था लेकिन पेपर में पता नहीं क्या हो गया यार, नंबर नहीं आया। इस बार तो इंटरव्यू में बैठना था, हाल ही में रिजल्ट, आप लोगों में से भी कोई होंगे जो आशा कर रहे होंगे, नेगेटिव रिजल्ट आया। लेखन शैली, मौलिकता और शुद्धता के साथ। अब आप समझ गए आपको कहां से काम शुरू करना है, जीरो से, बिल्कुल जीरो से। बोलो सर मेरी राइटिंग बहुत गलत है, मैं क्या करूं? पहला इंप्रेशन ही उस पर चला जाएगा। मैं तो कतई नहीं कहता राइटिंग सुधारो, मैं नहीं कहता आपको राइटिंग सुधारो, मैं ये कहता हूं कि कौन सा अक्षर गंदा लिखते हो मुझे ये बताओ। राइटिंग किस किस की गलत है, हाथ ऊपर करें, किस किस की शुद्ध नहीं है? बोलो सर मुझे, मैं बड़ा गंदा लिखता हूं या लिखती हूं, ठीक है, नीचे करिए। तो कौन सा अक्षर आपका गलत होता है, इसको पहचानो। कै, कई कै ऐसा लिखते हैं जैसे लौट रहा है भांग पी के, कै बेचारा नशे में पड़ा है, समझ नहीं आ रहा, फै है कै है। लेखन सुधारने का रामबाण यही है कि एक अक्षर को पकड़ लो बस, मुझे 3 दिन कै को गलत नहीं लिखना है। यकीन मानिए, जादू देखोगे आप, मेरा यकीन करिए, आज से ही करके देखना घर जाके, सिर्फ कै सुधारना है, सुंदरता अपने आप लगने लगेगी। कै जब पे कमांड हो जाए तो जो गलत कर रहे थे पै और फै में, या फिर खे को पता नहीं रे है या वह है या खे है, उसको पकड़ लो कि आज तुम हो मेरे टारगेट। 2 दिन, केवल 3 दिन जो लिख रहे हो उसमें खे या खे जो शब्द, उसको पकड़ लो, फिर देखना, मुझे बताना, सर से मेरे नंबर ले लो, आराम से टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब पर जहां भी संपर्क करो, करियर, मुझे सूचना दीजिए कि सर आपने बताया था उस तरीके से आज मेरी राइटिंग इंप्रूव हो चुकी है। आई एम नॉट साइंटिस्ट, और कह सकते हो नॉट लैंग्वेज एक्सपर्ट,
मैं भाषाई विद्वान या विज्ञानी नहीं हूं, मैं साधारण विद्यार्थी हूं, पर साधारण हूं। आप ठहरे विशेषज्ञ, मात यहां खाते हो। ठीक है, और सवाल जो है आप लिख लीजिए, संस्था के यहाँ दे दीजिए। अभी मैं सर को आमंत्रित करूंगा। सर, बच्चों को कुछ बातचीत आप कीजिए, तब तक मैं देखता हूँ। फिर आपसे मैं विदा चाहूँगा जल्दी, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम लेके मैं आया था यहाँ पे। किसी भी तरह का मन में संशय है तो वो काम करो ही मत, पहले उस संशय को मिटाओ। मैं तो यहां तक कहता हूं, कोई भी डाइवर्जन है, वो भैया मुस्कुरा रहे हैं, जलेबी खाने का मन कर रहा है, तो बेटा पहले जलेबी खा ले, पहले खा ले पेट भर के जम के, ताकि उसकी तरफ ध्यान नहीं भटकेगा। ये धरातल ये सच है यार। बीच बीच में तेरा ध्यान इधर जाएगा, यार जलेबी खुशबू आ रही, तो कैसे पढ़ोगे? इसका मतलब मजबूत नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, तो आरएस तो बन नहीं सकते। बाकी क्या बनोगे वो मुझे बता देना, बोल सर ये बन गए। ठीक है, चलिए, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अब सर अपने अनुभव बताएंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से सर का आभार व्यक्त करें। और मेरे लिए ये दुविधा खड़ी हो गई है कि इतने बड़े विश्लेषण के बाद मेरे पास बोलने के लिए बहुत कम रह गया कि मैं क्या बताऊं। अब जो चीज़ें मैं लिख करके आया था, जो चीज़ें वास्तविक है, जो एक एग्ज़ाम की डिमांड है, वो सर ने सब कुछ आपको बताई है। पूरा का पूरा गहन विश्लेषण, इतना लंबे समय का अनुभव आप लोगों के लिए काम आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आपकी तरफ से सर को ये विश्वास दिलाता हूं कि राइटिंग सुधारने की प्रक्रिया अभी से शुरू हो गई, आज से ही। ये प्रण ले लें कि एक भी शब्द गलत नहीं लिखेंगे। और मेरा एक छोटा सा निवेदन ये भी है सर से कि सर, मेरे अटेम्प्ट में लगभग 8 से 10 हज़ार शब्दों में मुश्किल से शायद ही कोई एक आध शब्द गलत होगा, जिसकी स्पेलिंग्स या जो मात्रात्मक रूप से शुद्ध या अशुद्ध या गलत लिखा गया हो, मैं कॉपी भी सर को बता दूंगा। और यही वजह है कि मेरा हर बार इंटरव्यू कॉल हो जाता है। एक सामान्य सी तैयारी के बाद मुझे लगता है कि जिन कारणों से इंटरव्यू कॉल होता है, उसमें से पहला कारण यही रहता है कि आपकी जो कॉपी है उसमें पढ़ने वाले को एक जिज्ञासा जगती है कि इस कॉपी को मैं क्यों पढूं। मैं सर की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं और प्रैक्टिकल मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। जैसे सर ने अभी एक बहुत अच्छा सवाल दिया कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसकी विवेचना करनी है आपको। अब आप 1-1.5 मिनट फ्रेमिंग में लगाइए, मतलब 1-1.5 मिनट तो ज़्यादा समय हो जाएगा 5 मिनट के लिए। 1 मिनट में आप इस प्रश्न को फ्रेमिंग लगाई, सीधा ही राज्यपाल। अब इसी प्रश्न को मैं उदाहरण से बताऊं कि कैसे अच्छे नंबर लाए। हम भाषा और बोली वाले पे भी बात करेंगे कि उसमें भी कैसे अच्छे नंबर लाए। जैसे इसी प्रश्न को करना है, राज्यपाल कहाँ पद स्थापित होता है और उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मैं समझता हूँ राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी कि यह सवाल केंद्र राज्यों के संबंधों को मद्देनजर रखते हुए इसका उत्तर हमें लिखना है। आपको पता है कि केंद्र और राज्य के संबंध हम लोग पढ़ते हैं, तो उनके बीच विवाद का एक बिंदु भी राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के होता है। फिर आप उदाहरण भी दीजिए कि इसकी नियुक्ति को लेकर के ऐसा हुआ, और जब सरकारें केंद्र में चेंज हो गई तो उन्होंने राज्यपाल से या तो हटा दिया या उनका त्याग पत्र ले लिया गया। ये उदाहरण से उस बात को प्रूव कीजिए, तो आपकी नियुक्ति की जो पूरी प्रक्रिया है। फिर एक सवाल ये भी आया कि राज्यपाल की पद स्थिति की आपको आलोचनात्मक समीक्षा करना है। इसका कैसे फ्रेमिंग करेंगे आंसर कि आलोचनात्मक समीक्षा? पहले तो आप इस प्रश्न को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आपसे चाहिए कि आलोचनात्मक परीक्षण, इसके नीचे लाइन खींच दीजिएगा, इसी का उत्तर लिखना है। तो आपके बहुत सारे द्वंद्व दूर हो गए। अब आलोचना कैसे करने? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, फिर भी वो निर्वाचित नहीं होता। एम आई राइट से? एग्जैक्टली यही है कि वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उसमें नहीं तो होती है, राज्य के सारे कार्य उसमें होते हैं, फिर भी एक लोकतांत्रिक सरकार में वो नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता। सर, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी आलोचना इसी बिंदु से शुरू हो गई, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि एग्जामिनर को वो हेजिटेट करे, उसको लगेगा कि हाँ, इसने पूरा अपना ज्ञान है वो इसमें लिखा है। दूसरा कि राज्यपाल की जो पद की स्थिति है वो मंत्रिपरिषद की सिफारिशों पर काम करने के लिए बाध्य है। वो पद में जरूर है उस पद में, लेकिन बहुत सारी शक्तियां वो मंत्रिपरिषद के सिफारिशों पर ही करता है। मैं समझता हूं कि अगर इन बिंदुओं से शुरुआत करेंगे, फिर 4 या 5 बिंदु आप उस 5 नंबर वाले प्रश्न में लिखेंगे, तो बहुत अच्छा उत्तर आपका माना जाएगा। और लास्ट में ये जरूर लिखें कि निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि इतनी सारी आलोचनाओं के बावजूद भी केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए राज्यपाल एक बहुत ही समायोजन की कड़ी है।
तो आपका उत्तर नो डाउट बहुत अच्छा उत्तर जाएगा। अब बात कर ले हम भाषा, और सर ने पूछा वो बोली वाले प्रश्न में, सबके दिमाग में यही आया होगा कि बोली एक क्षेत्र में होती है और भाषा का दायरा व्यापक होता है। सब अपने उत्तर की शुरुआत उसी से करेंगे और यहीं से आपका उत्तर कट जाएगा। आपका उत्तर एक सामान्य उत्तर हो गया। जो सर ने बताया कि भाषा और बोली में, वहाँ से शुरुआत करें, तो आपका एग्जामिनर उत्तर पड़ेगा। जब सामान्य चीज़ें आएगी तो उसको पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। और मेरा भी सौभाग्य है कि 1 दशक का अनुभव, और मुझे भी इसका लाभ मिलेगा और मैं भी इससे लाभान्वित होऊंगा। अब जिन बातों को मुझे आपके समक्ष करना है, प्रैक्टिकली बिंदुओं पे आते हैं सीधा सीधा। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन कितने परसेंटेज है, इस चीज़ को भूल जाइए। इस चीज़ को दिमाग में आपकी तैयारी में कभी आना ही नहीं चाहिए कि मेरे 10वीं में 50% है, 60% है, 90% है, और 90 से अधिक वाले तो भी वो इस गुमान में नहीं रहे कि मेरा चयन हो जाएगा। दोनों बातें, किस स्ट्रीम से आ रहे हैं आप, साइंस से आ रहे हैं, कॉमर्स से आ रहे हैं, आर्ट्स से आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबके लिए एक जैसा सिलेबस है और स्केलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सबके लिए एक ही पेपर आने वाला है। ग्रेजुएशन में क्या करके आए, बीएससी, बीटेक, बीए, बीकॉम या आप एमए हैं, इन सब चीज़ों को भूल जाइए। एकमात्र क्वालिफिकेशन है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बस इसी को लेकर के तैयारी शुरू करें, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम और डीप में जाएं कि हमारे पास तैयारी शुरू करें तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास प्रीलिम्स का सिलेबस होना चाहिए, प्रिंट आउट ई फॉर्मेट में नहीं, प्रिंट आउट इसलिए कि आपको चीज़ें और अधिक विश्लेषण करने में वो चीज़ बहुत काम करेगी। दूसरा, आपके पास मेंस का सिलेबस दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, चाहे आप किसी मीडियम से दे रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों भाषाओं में आपके पास सिलेबस आपकी टेबल पर प्रिंट आउट होना चाहिए। पहली बात शुरुआत हो गई। एक प्रश्न आया था कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, तैयारी यहीं से शुरू करें, दोनों भाषाओं में प्री और मेंस का सिलेबस। फिर कहे, एक सवाल आया था कि प्री और मेंस की तैयारी कैसे कैसे साथ शुरू करें। तो प्री के सिलेबस में उन बिंदुओं को हाईलाइट कीजिएगा जो मेंस में है, समझे, जैसे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के। तो वो बिंदु जो कॉमन हैं उनको उसी अप्रोच से पढ़िए जो प्री में भी आपके काम आए और मेंस में भी काम आए। अब प्री का जो सिलेबस बच गया उसको प्री के हिसाब से पढ़िए, जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, तो ये केवल प्री में काम आने वाले हैं और बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाले हैं प्री में। अब प्री की बात करें कि प्री कैसा निकाला जाए। प्री निकलती है एक रणनीति के तौर पे। ज़्यादा पढ़ने से प्री निकले ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने बहुत तैयारी कर ली, प्री निकल ही नहीं रहा है मेरा। और प्री की गंभीरता अपने आप में बहुत होती है। आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा है लेकिन यदि प्री को सीरियस नहीं लिया तो पूरी की पूरी तैयारी आपकी धराशायी रह जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी, कोई काम नहीं आने वाली। अब मैं सर की एक बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा कि आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न आया कि एग्ज़ाम तो हम प्री भी देते हैं, फिर भी प्री के नंबर हमारे क्यों नहीं जुड़ते, उसकी भी हम तैयारी करते हैं, मेंस और इंटरव्यू के आधार पे हमारी मेरिट क्यों बनती है, प्री की क्यों नहीं बनती। तो मित्रों, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं और प्री के एग्ज़ाम का ये पैटर्न है कि उत्तर आपके सामने पड़े, आपके सामने उत्तर पड़े, आपको केवल चूज करना है कि कौन सा उत्तर सही है। एक प्रशासनिक अधिकारी के सामने विकल्प नहीं रहेंगे, उन्हें अपने तरफ से पैदा करना पड़ेगा, जैसे हम मेंस में करते हैं, अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। एक प्रशासनिक अधिकारी को अपनी तरफ से समस्याओं को हल करने का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, वो अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा। उसके पास 4 ऑप्शन नहीं है कि इसमें से ये चूज कर लो, ये करेक्ट है, और वो उत्तर हर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होंगे। इसलिए ही यही एक बड़ा कारण है कि प्री आपकी मेरिट निर्धारक नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों को हटाने के लिए है जो इसको लेकर के गंभीर नहीं है। इसीलिए इसे एलिमिनेटर टाइप का एग्जाम रखा गया है। समझ में आ गई। अब आप पहले एलिमिनेट हो रहे हो तो ये तय है कि आप उसके योग्य नहीं हैं, या आप उतने गंभीर नहीं है जितनी एग्जाम की प्रकृति है, जितना एग्जाम मांग रहे। तो क्या करें, तो ये करें कि जो पिछले, अब प्री की तैयारी करें तो पिछले 2013 से यही पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, उससे पहले के नहीं। तो 13 में 2 प्री हुए, 16, 18 और 21 इनके प्रीलिम्स के पेपर बाईलिंगुअल दोनों भाषाओं में आपकी टेबल पे प्रिंट आउट होने चाहिए। समझ में आ गई बात। फिर आरपीएससी द्वारा जारी की गई आंसर की लिख लीजिएगा कि क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। आरपीएससी द्वारा जारी की गई आंसर की, अब ये बात आपको ये आसान करेगी कि कट ऑफ कितनी जाती है हर बार, यानी कि हर बार कट ऑफ जो जाती है वो 100 नंबर से नीचे नीचे जाती है। जिस व्यक्ति का, जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के 100 नंबर प्री में आ जाते हैं
वो हर बार प्री पास कर लेता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। अगर वो आरक्षित कैटेगरी से हैं तो उसे और भी कम नंबर लाने की ज़रूरत होती है। समझ में आ गई बात? इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आप 100 नंबर सिक्योर कर लेते हो तो प्री जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके 1 घंटे बाद आपकी मेंस की तैयारी शुरू हो जाएगी बिना किसी द्वंद्व के। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम लोग इंतज़ार करते रहेंगे कि यार मैं किनारे पे हूँ और मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और वो जो द्वंद्व है वो आपकी मेंस की तैयारी को बहुत विचलित करेगा। ठीक है ना? और जब पढ़ते हो तो पूरे होशो हवास के साथ पढ़ना चाहिए ताकि आपको चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरह से याद हो। तो प्री में 100 नंबर लाना पहला टारगेट होना चाहिए। इसके लिए क्या करें? इसके लिए टेस्ट दें। टेस्ट अगर आप देते हो उसमें 100 नंबर नहीं आ रहे तो यकीन मानिए एग्जाम में तो पक्के ही नहीं आने वाले। ठीक है ना? आप यदि टेस्ट में आपके 100 नंबर नहीं आ रहे हैं, जिस कसौटी पे संस्थान कस रही है, यदि हम उसी कसौटी पे आरपीसी को मान रहे हैं, आरपीसी का पैटर्न तो थोड़ा और भी टफ हो सकता है और हमें टफ के लिए तैयार भी रहना है, तो 100 नंबर ला करके अपनी प्री की सीट को रिजर्व कर लीजिएगा। ठीक है? और ये मैं 100 नंबर एक फिक्स पैमाना नहीं मान रहा हूँ, पेपर बहुत ईजी आ गया तो कट ऑफ 100 से पार भी जा सकती है। ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी जो मेंस की है, जिसमें आपको पूरा का पूरा मेंस पे फोकस रखना है, तो उसके लिए प्री को सीरियस लेना है। और प्री में 100 नंबर, लगभग 100 से ऊपर आज तक गई नहीं है और बहुत कम संभावना रहती है कि 100 से ऊपर जाएगी। तो 100 नंबर आप ले आए। 100 नंबर कैसे आएंगे? 100 नंबर के लिए स्मार्ट स्टडी कीजिएगा। जो सिलेबस का पोर्शन प्री और मेंस दोनों का कंबाइंड है, उनको तो दोनों अप्रोच से पढ़े, उनका आप एनालिसिस भी करें, अपनी तरफ से भी थॉट प्रोसेसिंग शुरू करें और उनके फैक्ट्स भी याद रखें। ठीक है ना? वो फैक्ट्स आपके न केवल प्रीलिम्स में काम आएंगे, मेंस में भी आपकी चीज़ों को प्रूव करने में काम आएंगे कि सर मैंने ये बात लिखी है तो इन उदाहरणों से मैं ये चीज़ प्रूव कर रहा हूँ कि ये बात सही है। ठीक है ना? उदाहरण से। अब आपने इसके लिए क्या करना है? इसके लिए मैथ रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छा करना है। छोड़ने का जो दिमाग में है कि मुझे मैथ्स आती नहीं है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, प्री नहीं होगा। ये आपके बहुत कम नंबरों से होगा। ये आपकी उसकी भरपाई दूसरे सब्जेक्ट से करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरा, आपको इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से टिप्स पे तैयार करना पड़ेगा, और साइंस। इन 4 चीज़ों को अगर आप करोगे और साथ में जीएस की प्री और मेंस की अप्रोच से करोगे तो 100 नंबर तो आपके आ जाएंगे। ये आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आप टेस्ट देंगे। अब टेस्ट सीरीज क्यों महत्वपूर्ण है? टेस्ट सीरीज इसलिए महत्वपूर्ण है कि यही एक पैमाना है जो आपको खुद को आंकलन करने का मौका देता है। आप तय करते हो कि 100 लोगों की भीड़ में मेरा कौन सा स्थान है, क्योंकि वो प्रश्न पत्र सबके लिए एक जैसा ही था। अगर 100 लोगों की कक्षा में आप 50वें नंबर पे हो तो आप आरपीसी में कौन से नंबर पे आओगे? यदि आप ईमानदार और गंभीर अभ्यर्थी है तो आप ये विश्लेषण जरूर कर लेंगे। यदि आप वहाँ अच्छे रैंक ला रहे हो, अच्छे नंबर ला रहे हो, तो वहाँ आपके परीक्षा में भी वो चीज़ मदद करेगी। इसलिए टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और टेस्ट के मामले में मुझे लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये अपने आप में एक स्टेप एडवांस चलते हैं। यहाँ 40 नंबर लाना का मतलब 100 में से ये होता है कि आपकी तैयारी 50 से प्लस की है, ऐसा मेरा मानना है, और इसे मैंने भी इसको फॉलो किया। अब बात मेंस पे आते हैं। मेंस की तैयारी सर ने बहुत आपको विश्लेषणात्मक तरीके से बताई। मेंस की तैयारी करें 4th पेपर से शुरू। 101% है ये पेपर। आपको बहुत स्कोर, आपने देखा होगा पिछले एग्जामों के पैटर्न, इस पेपर में जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं वो लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, और इस पेपर में जिसके नंबर नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं उनका या तो इंटरव्यू कॉल नहीं हो रहा या इंटरव्यू कॉल हो रहा है तो हमारी तरह कोई पीछे वाली रैंक मिल रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इस पेपर में 110-15 का जो स्टैंडर्ड आप मान के चल रहे कितने नंबर आ जाएं, तो वहाँ संतुष्टि नहीं करनी। यहाँ आप 140-150 नंबर ला सकते हैं, और भाषा में नंबर लाने बहुत ज़्यादा आसान है। उसकी तैयारी रेगुलर शुरू करें तो ऐसे नहीं कि प्री हुआ अब हम इंग्लिश लेंगे, अब हम हिंदी को पढ़ेंगे, तो वही आपके 50 में से 20-25 नंबर आने वाले, ग्रामर में 15 नंबर आने वाले, बस यही नंबर आने वाले। अभी से 4th पेपर की तैयारी शुरू कर दें। 4th पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको मेंस में क्या अप्रोच रखनी है? मेंस में अपनी तरफ से आप चीज़ों को एनालिसिस करें, प्रश्न को सही ढंग से पढ़ें कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा। देखिए यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि ग्रेजुएशन और मेंस के एग्ज़ाम की प्रकृति एक जैसी होती है, दोनों में ही आपको उत्तर लिखना होता है। ग्रेजुएशन में आपके पास समय खूब होता है और उसका एक सिद्धांत है कि कॉपी भर के आ जाओ, नंबर मिल जाएंगे, यानी आपके पास चीज़ें हैं उससे आप मैक्सिमम डिलीवर कर दो।
महाराणा प्रताप पे उदाहरण के लिए हम बात करें तो महाराणा प्रताप पे कोई प्रश्न आ गया, अब 4 पेज भर दोगे। आरएस मेंस के एग्जाम में आपको वही महाराणा प्रताप 15 शब्दों में लिखना होगा। बड़ी दुविधा है कि उन 15 शब्दों का चयन कैसे करें हम। क्या वो 15 प्रश्न लाएं जो हमारे नंबरों को बहुत आगे बढ़ाएं। वो 15 शब्द चयन करना, ये आपकी गुणवत्ता है, आपकी क्वालिटी है कि आपके अभ्यास से वो कौन से अच्छे शब्द लाए जो उत्तर की डिमांड को तो पूरा करे ही करे, साथ में मुझे अन्य अभ्यर्थियों से अच्छे नंबर भी दिलाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इन दोनों एग्जाम की विरोधाभास होता है। वहाँ आपके पास मटेरियल लिखना बहुत होता है, यहाँ मटेरियल होता बहुत है, लिखना छोटा है। समझ रहे? और अभी से तैयारी शुरू कर दें। एक कहावत है ना कि जो सैनिक शांति काल में अपना पसीना बहाता है उसे युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ता है। तो ये शांति काल है, अभी से पसीना बहाना शुरू कर दीजिएगा। ये जो तैयारी है अभी से लेकर के भर्ती आने तक की तैयारी, ये आपको फ्रंट फुट पे रखेगी, आपको आगे रखेगी, है ना, अन्य विद्यार्थियों से। अब आप इस समय की स्ट्रेटेजी ये बनाइए कि प्री और मेंस की जो अप्रोच है उन वाले सब्जेक्ट को पकड़िए और उनमें से पढ़ते जाइए। उसके साथ साथ एक दिन का एक पेज तैयारी का दिन में, पूरे दिन का एक पेज प्री के लिए भी निर्धारित कर दे और एक पेज 4th पेपर के लिए भी निर्धारित कर दे। तीनों को साथ साथ लेकर के चलिए। मेंस की तैयारी पूरी तरह से बैलेंस होनी चाहिए। आपका एक पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, दूसरे में बहुत कम आ रहे हैं। एक पेपर की आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, दूसरे की कम कर रहे हैं। एक के नोट्स बना रहे हैं, दूसरे को एक बार ही पढ़ के जा रहे हैं। तो ये मानिए कि आपकी जो नंबरों की जो फ्लैक्चुएट होगी वो ऊपर नीचे होगी, और ये आपकी रणनीति का एक अच्छा हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप जो कम नंबर ला रहे हैं उसको भी बढ़ा करके एक ही अटेम्प्ट में टॉप रैंक ला सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी देखे आपने, चाहे वो आईएएस के रिजल्ट हो या पीसीएस के किसी भी के हो, पहले अटेम्प्ट में टॉप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रणनीति बहुत सही और पिन पॉइंटेड होती है। मेंस की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि हम लोग ज्ञानी बनने के लिए पढ़ने शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। नहीं, पढ़ते जा रहे हैं, बहुत डीप में चले जा रहे हैं। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको सामान्यज्ञ बनना है ना। लोक प्रशासन की एक टर्म है सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ, है ना। तो आपको सामान्यज्ञ बनना है। सभी सिलेबस के सभी पोर्शन का आपको सामान्य ज्ञान सबका होना चाहिए, है ना। आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में घुसे जा रहे हैं, चोल में चले गए, पीछे दक्षिणी भारत के सारे साम्राज्य पढ़ लिए, सारे वंश पढ़ लिए, फिर जाके देखा कि ये तो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में तो केवल आर्ट एंड कल्चर है। ये हम भूल कर रहे हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रास्ता भटक रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका दिमाग को भी आपको अवेयर रखना है। जैसे भारत कल ही विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है ना। देखिए, जिन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया उन लोगों को हम आर्थिक रूप से पछाड़ करके और आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। इसके बारे में अपने दिमाग में थॉट प्रोसेसिंग शुरू करिए। यदि ये सवाल आता है तो मैं क्या लिखूं और चीज़ें क्या क्या लिखूं। दूसरा पहलू भी देखिए, क्या भारत अंग्रेजों से, इंग्लैंड से आगे तो निकल गया, लेकिन भारतीय लोगों का जीवन स्तर इंग्लैंड से आगे निकला है क्या? पर कैपिटा इनकम उनके बराबर है क्या? भारतीय मुद्रा और इंग्लैंड की मुद्रा की कंपेयर करना शुरू कीजिएगा तो आपके पास तुलनात्मक रूप से, सर ने बताया कि तुलना 2 पक्षों में होती, तो दोनों पक्षों की, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पक्षों की आप विवेचना अपने दिमाग में शुरू कर दीजिएगा। ये तैयारी करने वाले एक एस्पायरेंट का एक अप्रोच होती है कि वो अपने माइंड प्रोसेसिंग को, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि 1/3 का जो समय है वो आपकी क्वेश्चन फ्रेम करने का होता है। क्वेश्चन पढ़ा लिखने से शुरू करने से पहले ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये लिखना है। मैं इसके लिए क्या करता था, जब मैंने इसके लिए कम से कम एक 2016 और 18 वाले टेस्ट में कम से कम 200-250 टेस्ट लिखे थे। और शुरू में सर मैंने ये लिखा था कि मैं क्वेश्चन को फ्रेम करने से पहले रफ में उसको फ्रेम करूंगा, भले ही मेरा पेपर पूरा नहीं हो, लेकिन मुझे ये प्रोसेस पकड़ना था। और फिर प्रैक्टिस से धीरे धीरे मुझे रफ में लिखने की आवश्यकता नहीं हुई और सीधा ही मैं क्वेश्चन को फ्रेम करने लग गया था। 15-20 सेकंड 30 सेकंड सोचा कि आलोचनात्मक करना, मुझे 3 बिंदु आलोचना का लिखना है, चौथा बिंदु संतुलनकारी लिखना है और 5वां मुझे कंक्लूजन डालना सबका। क्या क्या वर्ड होंगे, ये वर्ड होंगे। उसके बाद फटाक से उत्तर लिखना। फिर जो आपको लगे कि ये अंडरलाइन करना तो ये अंडरलाइन कर देना, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस में शब्द कोई मात्रात्मक रूप से या वर्तनी की दृष्टि से या स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। ये सब अभ्यास और स्पीड से आएगा। अब मेंस की एक और थ्योरी रहती है कि मेंस में हम नंबर कैसे लाएं। तो मेंस में रणनीति होती है। 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, उनकी शब्द सीमा अलग होती है। 5 नंबर वालों की शब्द सीमा अलग होती है। 10 नंबर वालों की शब्द सीमा अलग होती है। कौन सा पहले करें, कौन सा बाद में करें, है ना।
तो ये सब डिपेंड करता है व्यक्तिगत रूप से। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि समस्या आपकी है, इसमें कोई एक सिद्धांत सब पे लागू नहीं हो सकता है। आप यदि अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, आप बड़े सवाल पहले करके देखो, टेस्ट सीरीज में करके देखो, अगर अप्रोच आपकी सही होती है, उससे टाइम मैनेजमेंट सही होता है, तो देखिए जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं, सामान्य 2 नंबर से जैसा पेपर आता है वैसा ही सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। पहले जो सवाल आया उसका उत्तर लिख दिया, फिर लास्ट में आया उसका उत्तर लिख दिया। तो मानव स्वभाव है, लास्ट तक आते आते आपको कोरोना की थकान भी आ जाएगी, और जो 10 नंबर वाले सवाल है जिसमें बहुत नंबर खींचे जा सकते हैं, वहाँ आते आते आपके उत्तर की जो क्वालिटी है वो बहुत नीचे के स्तर तक आ जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यदि 2 नंबर वाला सवाल आपने बहुत क्वालिटी के साथ लिखा, 1 नंबर मिला है, सामान्य सा लिखा है तो आधा नंबर मिला है, डिफरेंस कितना रहा? आधे नंबर का। लेकिन आपने 10 नंबर वाला सवाल बहुत क्वालिटी के साथ लिखा है, पहले अटेंड किया, उसको फ्रेम करके किया, 7 नंबर मिलेंगे। सामान्यतः लिखा है, कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। फर्क कितना हो गया? 2 नंबर का। पहले जो फर्क आधे नंबर का है वो आपने लीड बड़े सवालों में 2 नंबर की ले ली, तो दूसरे विद्यार्थी से आप 1.5 नंबर आगे हो गए। ये आपकी रणनीति का हिस्सा। ये मैंने केवल 2 प्रश्नों की तुलना करके बताया है। कितने प्रश्न हैं? करीब करीब 200 प्रश्न आपके चारों एग्जाम मिला करके आते हैं। तो आप 15 से 20 नंबर इस तरह से अपनी रणनीति बना करके और अधिक एक्स्ट्रा ला सकते, अपनी क्षमताओं से परे जा करके ला सकते। और ये कैसे होगा? मेरे बोलने से और आपके सुनने से नहीं होगा। आपको कम से कम सैकड़ों टेस्ट लिखने होंगे। इसके लिए फ्रेमिंग करने की एक आदत पड़ जानी चाहिए। मैंने फटाफट से 1-1.5 मिनट में पूरे बड़े सवाल की फ्रेमिंग कर ली, उसको 6 मिनट में पूरा कर लिया। फिर डायग्राम और ये चीज़ें आपकी दूसरों के प्रश्नों से आपके अधिक अंक लाने के बहुत अच्छे इक्विपमेंट है। डायग्राम बनाओ, मानचित्र बनाओ, है ना, फ्लो चार्ट बनाओ, लेकिन ये नहीं कि आप इसको हर प्रश्न में ही घुसेड़ो, वो बोरियत महसूस करवा देता है एग्जामिनर को, है ना। आप खुद एग्जामिनर बन के देखिए, आपको क्या लगेगा कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है, वो चीज़ें ही करिए। तो उसके बाद इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू की तैयारी आपकी आज से ही शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप 15-20 दिन में अपने में बहुत उच्च क्षमताएं विकसित कर लोगे। मैंने 3 इंटरव्यू दिए और तीनों में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मेरे 70 और 65 नंबर आए तीनों इंटरव्यू में, और तीनों इंटरव्यू बहुत ही मतलब 25 से 30 मिनट तक चले थे। तो मुझे पता था कि जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही है मैं उनसे कह देता हूँ कि सर मैंने कॉल तो क्या करूँ सर, मैंने पढ़ाई नहीं इसके बारे में, और मैंने उनके सामने एक्सेप्ट कर लिया कि सर पूरा ज्ञान तो किसी को भी नहीं होता है, तो मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा नहीं है। तो सर प्रैक्टिकली मुझे ये पूछा गया कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे? मैंने कहा नहीं सर, मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं है, और आपने जब बताया तो मैं बाहर जा करके पढ़ने की कोशिश करूँगा जब भी मुझे समय मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे लगता है कि सर यही टर्निंग पॉइंट था कि एक्सेप्टेबिलिटी, आप अपनी गलती को छुपाओ मत, है ना। जब मैंने पढ़ाई नहीं, मैं उनके सामने कह दूँ कि नहीं सर मैंने पढ़ा तो है लेकिन रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, तो शायद 10 से 15 नंबर नीचे मेरा इंटरव्यू वहीं से आ जाता, ठीक है ना। तो अभी से अपनी तैयारी, अपनी अप्रोच एक अधिकारी वाली बनाने शुरू कर दीजिएगा। सर ने 2-3 बातें बताई कि प्रशासनिक अधिकारी का छिचोरा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो आप क्यों बन रहे हो, है ना। वो गैर गंभीर नहीं हो सकता तो आप गंभीर बनो ना, अभी से वो गुण अपने अंदर विकसित करो। लोगों को लगेगा कि इसमें एटीट्यूड है ना, ये अपने तैयारी शुरू की नहीं कि इसको घमंड आ गया। सर ने ये भी बताया कि लोगों की बातों की परवाह करोगे तो अपने मंजिल नहीं मिलेगी, है ना। कुछ समय के लिए लगने दो, केवल आपको फर्क पड़ेगा कि आपको सफलता मिली है या नहीं मिली है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सब बातें ऐसे मंचों से बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोलना उनका कर्तव्य भी है, लेकिन आप लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। रणनीति बनाइए, पर्टिकुलर अपने रणनीति बनाइए, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे कि आप इसको चेंज करके देखिए, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, हम लोग उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। और मैं इस क्वालिटी एजुकेशन परिवार का हिस्सा हूँ, लगातार यहाँ क्लासें लेता आया हूँ, और मेरी स्थिति यह रहती है कि मैं पर्टिकुलर एक विद्यार्थी पे काम करता हूँ। और अब मुझे भी सर थोड़ा सा अनुभव हो गया है कि विद्यार्थी जो अपना उत्तर लिख रहा है उसको बेस्ट कैसे करें, उसकी क्षमताओं को कैसे जाने। तो पूरी टीम का ये प्रयास रहेगा कि आप यदि अपना प्रश्न लिखते हो तो इसे और बेस्ट कैसे बनाया जा सकते हैं, ठीक है ना। उस सामान्य से उत्तर को विशिष्ट कैसे बनाया जा सकता, 5 में से 2 नंबर वाले उत्तर को 3-3.5 तक कैसे ले जा सकता, उसमें चीज़ें और कैसे ऐड की जा सकती है। और ये इस सब प्रोसेस का आपकी आदत विकसित करना ये हमारा दायित्व रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग आपके मार्गदर्शन में, आपकी गाइडेंस में हमेशा तैयार रहेंगे। आप मंजिल तो प्राप्त कर ही लोगे, यदि गाइडेंस नहीं होगी तो आपको अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है ना। मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि सफलता केवल आपकी मेहनत है, लेकिन गाइडेंस ये तय करती है कि वो कितने समय में मिलती है।
है ना। सीख लोगे आप गलती करके, और स्मार्ट हुए तो दूसरों की गलतियों से सीख लोगे, तो आपको जल्दी मिल जाएगी। और उम्र का कोई पड़ाव इसमें तैयारी में नहीं होता। आप 21 साल में भी एसडीएम बन सकते हैं, आपको 35 साल भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि सर मैं हाउसवाइफ हूँ या मेरा धंधा है, मेरी सर्विस है, तो मैं इसके साथ कैसे करूं। तो ये व्यक्तिगत रूप से समस्या है, और उसके साथ कैसे मैनेजमेंट करना है, इन बातों पे भी हम यहाँ क्लासरूम में पूरा फोकस करेंगे। अब आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो ज़रूर बताइएगा। 1-2 प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद सर को वापस बुलाते हैं। हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। बैठिए। शुरुआत में आपके जब आप आंसर की प्रैक्टिस करते हैं तो नो डाउट आपका पेपर पूरा तो होना चाहिए, लेकिन जब शुरुआत में आदत नहीं है तो क्वालिटी के साथ आंसर लिखोगे ना, तो उसमें आप में पूरा पेपर नहीं हो पाएगा। तो ये प्रेशर नहीं लेना है कि मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ है। शुरुआत में एग्जाम से पहले हमें इतनी स्पीड बना लेनी है क्वालिटी के साथ कि मैं आंसर में क्वालिटी भी मेंशन करूं, टू द पॉइंट भी चलूं, उसे फ्रेमिंग भी करूं, और ऐसा करते करते मेरे सारे प्रश्न भी अटेंड हो जाए। एक बात यह भी फैक्ट है कि आरएस मेंस में यदि आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं तो आपका पेपर अटेंड नहीं हो पाएगा। 100% है कि आप उसको अटेंड कर ही नहीं पाओगे। तो और इसीलिए कट ऑफ 40 से 45% ही रहती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है कि मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ऐसा कोई भी आपके साथ प्रतियोगी नहीं है जिसे सारे प्रश्न आ रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल बात है ना, कितनी भी तैयारी कर ले लेकिन सारे प्रश्न उसे नहीं आ रहे, लेकिन उसकी नंबर फिर भी कैसे आ रहे, जो सवाल नहीं आ रहे हैं ना उसको मैनेज करने की क्वालिटी उसके पास है कि उस सवाल को मैनेज कैसे करना। इस सवाल में नंबर मुझे नहीं आ रहे हैं, फिर भी मैं 1-2 नंबर कैसे लाऊं। छोड़ने से बेहतर है 1 नंबर मिलेगा ही सही, नहीं तो 0 तो मेरे पास पड़ा ही है, खाली छोड़ूंगा तो 0 मिलेगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करके अपनी स्मृतियों को रिकॉल करके मैंने पढ़ा होगा तो मैं चीज़ इसमें लिख दूंगा। अब हो सकता है कि उसके पिछले वाले प्रश्नों का प्रभाव एग्जामिनर भी पढ़ा हो, वो 10 में से 2 नंबर भी दे दे, और अंत में आते आते 10 में से 2 नंबर के बहुत मायने रह जाते हैं। एक नंबर पे पूरी की पूरा डिपार्टमेंट बदल जाता है ना। तो पहले आपको क्वालिटी पे और अपने प्रश्नों की उत्तर लिखने पे फोकस करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा करते करते टाइम मैनेजमेंट के साथ पूरा पेपर अटेंड करना चाहिए। एनीवन एल्स? और कोई? यस। मेंस आप में से किस किस ने लिखे हैं? ठीक है, उनको मैंने वही बताया ना कि प्री वैकेंसी निकलने तक तो उन्हें मेंस पे फोकस करना चाहिए, और जैसे ही वैकेंसी निकल जाए उन्हें प्री को भी गंभीरता से लेना चाहिए। और जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट है या जिनका पहले प्री नहीं हुआ है, उन हाँ जॉब के साथ में है तो देखो मैं बताऊं कि आपकी सफलता और असफलता केवल यही देखी जाएगी जब आप संघर्ष कर रहे हैं। तो ये नहीं देखा जाएगा कि ये कितना संघर्ष करके आया, इसकी जॉब है कि नहीं है। ये केवल आप पे फर्क पड़ने वाला है, इसके अलावा किसी पे भी नहीं है। यदि आप ऐसी जॉब में हैं जो सरकारी प्रकृति की है तो मैं समझता हूँ जिस दिन वैकेंसी निकल जाए तब तक तो आप उसके साथ तैयारी करिए, और वैकेंसी निकलते ही आप पूरी तरह से उसे छोड़ करके मेंस लिखने तक अपना पूरा का पूरा डेडिकेशन है जो अपनी मेंस पर देना चाहिए। प्री एग्ज़ाम हो नहीं हो, जिस दिन वैकेंसी निकल गई उस दिन से एक ही टारगेट रहना चाहिए कि मुझे मेंस लिख करके ही अपनी जॉब पर वापस जाना है। अब उससे पहले जो भी व्यवस्थाएं हैं अपने हिसाब से थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी। हाँ, और कुछ? और किसी को? यस। जोर से बोलिए थोड़ा सा। इसका एक ही उत्तर है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। वो आपकी समझ को विकसित करेगा। पहली बार में ये उम्मीद करते हो कि मुझे 100% चीज़ें समझ में आ जाए, तो ये संभव नहीं है। आप दूसरी बार उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपके लिए और ज़्यादा समझ और ज़्यादा नवीन चीज़ें, उसी में से नई चीज़ें निकल करके आएगी। आपको लगेगा कि हाँ यार ये भी नहीं था, ये भी था इसके साथ। और तो इसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे 2-3 बार, और रिवीजन आपका सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है ना। अब एक दुविधा ये रहती है कि सर क्या प्री में भी नोट्स बनाएं? तो ये मेरी व्यक्तिगत स्ट्रेटेजी है कि प्री के लिए नोट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्री में उत्तर आपके सामने रहता है। और प्री में उत्तर में से अब जैसे आप अटेम्प्ट दोगे तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका एग्जाम को लेकर के सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है। वो तुक्के मारते हैं तो भी उनका अधिकांश तुक्के सही होते हैं, और हम तुक्के मारे तो हमारे सारे तुक्के गलत हो जाते हैं।
इसका कारण क्या है, उन्होंने बहुत वाइड पढ़ रखा होता है, कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी में उत्तर को देखते ही आ जाता है कि यार ये नहीं, ये होना चाहिए। तो वो भी कैसे, जो सवाल नहीं आ रहे हैं उनकी रीच कैसे कराएगी, वो भी मैं अपनी क्लास में प्रैक्टिकली बताऊंगा। और इस चीज़ को मैं प्रूव कर चुका हूं कि आपकी क्षमताओं से प्री में 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा सवालों को डील करने के तरीके से लाया जा सकता है, वो भी इस क्लासरूम में मैं बताऊंगा। और बताओ कुछ, और किसी को आपकी कोई शंका हो तो बताइए, नहीं तो मैं मेरी तरफ से बात पूरी समझता हूँ। आपका जो जिज्ञासा थी कि जिनका अभी कॉल नहीं हो पाया इंटरव्यू का, उसमें मैं एक बात जोड़ूंगा। एक बार किसी भी मुद्दे पर या कोई भी पेपर, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, आप एक कॉपी लिख के, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, एक कॉपी लिख के और सर को दीजिए। आप क्वालिटी एजुकेशन को एक एक कॉपी, जिनका भी इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया है, एक बार इनको दीजिए और इस माध्यम से मुझ तक भी आ जाएंगे वो। मेरा ये मानना है कि हमें अगली शुरुआत हमारी गलतियों को समझने से करना चाहिए। आपकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँच पाई कि यार क्या कमी रही, मुझे पता ही नहीं लगा, तो इसमें इस जगह हम काम आते हैं, इस जगह कोई भी थोड़ा सा अनुभवी व्यक्ति काम आता है, तो सर उसको एग्जामाइन करके, उसको जांच के आपको बताएंगे, पॉइंट आउट करेंगे जो आपकी शायद पकड़ से बाहर हैं वो चीज़ें। क्योंकि ये तय है कि आपसे दुश्मनी नहीं थी आयोग की, कुछ ना कुछ हम में कमी रही, इस एटीट्यूड से रही है और वो चीज़ फिर पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, आप व्यक्तिगत रूप से मिल लीजिएगा। और किसी को कोई अपने पर्सनल क्वेरी है तो इस सेशन के बाद में आपसे 15-20 मिनट बाहर भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। व्यक्तिगत रूप से यदि कोई किसी की समस्या है तो उस पर भी डिस्कस और बात कर लेंगे। मैं समझता हूँ मेरी बात पूरी हो गई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे ख्याल से आज संडे है और संडे को कई लोग प्लान बनाते हैं कि आज यहाँ बाहर घूमने जाएंगे या फिल्म देखने जाएंगे, ऐसी चीज़ें हैं ना। आज आपके 2 घंटे निकाल कर आप यहाँ पर आए, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर जैसा हर संडे आपका निकलता होगा, आप शायद 2 घंटे नहीं आते तो जैसा हर संडे निकलता वैसा आज का संडे भी निकल जाता। लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आप 2 घंटे बैठे तो आज बहुत सारी नई चीज़ें सीख कर आप जाने वाले हैं। काफ़ी चीज़ें सीखी होगी। मैंने 3 इंटरव्यू दे दिए आरएस के, 3 बार मेंस लिखा है, लेकिन मैं यहाँ बैठा बैठा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने पहली बार सीखी है। जब सर बात कर रहे थे तो मुझे भी लगा कि हाँ, ऐसी चीज़ें, ये गलतियाँ मैंने भी अपने एग्जाम में की है। तो मुझे लगता है कि आप में से आपका ये 2 घंटे जो आज आपने सुना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत कम टाइम आएंगे जहाँ आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये पिछले 12-13 सालों का सर का अनुभव उन्होंने 2 घंटे में आपके सामने पेश करने की कोशिश की। हो सकता है कि आप अपने स्तर से सीखने की कोशिश करें, आपको 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल लगे, लेकिन ये चीज़ें आपको 2 घंटे में आपको सीखने को, समझने को मिली है ना। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को इसके लिए कि आपको इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हैं, ठीक है। और सर अब यहाँ पर रेगुलर भी जुड़ेंगे हमारे साथ। कुछ विषय जैसे सर ने बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यही सर आपके लेने वाले, आईआर का जो टॉपिक होता है वो भी लेने वाले हैं। और सर के मार्गदर्शन में ही हमने और भी बात की है, भी और भी हमारी जो फैकल्टीज़ हैं जिनकी हमें नीड है, जो बाहर से आएंगी वो यहाँ पर आएंगी। अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर बात करूँगा, बस 10-15 मिनट और हम लेंगे। 2 घंटे हो गए, आप 2 घंटे आराम से बैठे। वैसे जब आप आरएस की तैयारी करने निकले तो इतना पेशेंस आप में होना चाहिए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर हो रही है। एक मकसद जिसके लिए हम और आप शामिल हुए, उसमें एक ये भी है कि आप में से बहुत सारे साथी जो है क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ना चाह रहे हैं। तो क्यों आपको क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ना चाहिए, उसका बिंदु मैं यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। मेरे ख्याल से हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर ज्वाइन करे या नहीं करे, लेकिन मेरे ख्याल से ये 2 घंटा का सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। बहुत कुछ चीज़ें आपने सीखी होगी। लेकिन मैं वो उस बात पर भी आ जाता हूँ, अगर आपको चूज़ करना है तो ये क्यों चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप आए तो मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि आपको चूज़ क्यों करना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर बात हुई थी कि आप कितनी टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मस्ट है। जब आप मेंस प्री एग्ज़ाम आप क्लियर करने के बाद मेंस एग्ज़ाम में प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। और जैसा कि सर ने बताया, और ऐसा है भी, और मुझे इस बात के लिए मैं गर्व भी महसूस करता हूं कि मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स का फीडबैक मिलता है कि क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज अपना एक अलग स्थान रखती है पूरे राजस्थान में। चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए हो, हमने आरएस प्री का लिया हो, चाहे यहाँ पर हमने मेंस की टेस्ट सीरीज भी शुरू करी है। इस बार जो हमने पिछली बार मेंस की टेस्ट सीरीज लिखी थी उसकी आंसर की भी हमने पब्लिकली अपलोड की।
जब मैं इस बार उदयपुर में OTS में ट्रेनिंग में था, हमारे लगभग 70 साथी वहाँ पर ट्रेनिंग में थे, उनमें से 50 कैंडिडेट जिन्होंने दोबारा वापस मेंस लिखा, वो बता रहे थे कि हमने आपकी आंसर कीज को पढ़ा है, मतलब वो मुझे पहले से जानते थे। जब मैं वहाँ पर गया था, वो यहाँ पर हम RS में सेलेक्ट हो गए, ऑफिसर्स बन गए, लोगों की नज़र में मैं एक अलग से एक ऑफिसर हूँ, लेकिन जब वहाँ पर गए तो सारे के लोग सारे वहाँ पर ऑफिसर ही है, वहाँ पर कोई अलग नहीं है, लेकिन वहाँ पर फिर भी मेरी एक अलग छवि थी, क्योंकि मैं वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन से गया था और वो सब ने वो पढ़ी थी, तो बहुत अप्रिशिएशन मिला कि हाँ आपकी आंसर्स की यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो हाँ, ये मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको यहाँ पर मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस है पढ़ाने के साथ साथ, कि वो टेस्ट प्रैक्टिस पर हम बहुत फोकस करते हैं। मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि आपकी तैयारी के साथ साथ अगर आपकी टेस्ट प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी तो आपके सिलेक्शन में बहुत मददगार होगी, एक अलग रैंक आप यहाँ पर हासिल करके जाएंगे। तो इस पर हमने काफ़ी फोकस किया है कि टेस्ट सीरीज यहाँ पर, जैसा सर ने बताया कि आपको 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना है, 1 हफ्ते के अंदर रिवाइज करना है और 1 महीने के अंदर रिवाइज करना है। तो हमने इस तरह का एक सिस्टम बनाया, जैसे यहाँ पर जब क्लास चलती है तो हमने क्लास में सभी टीचर्स को कह रखा है कि दूसरे दिन हर बार जो आपने पिछली बार क्लास लिए उसका रिवीजन 5-7 मिनट में हो जाना चाहिए और उससे जुड़े हुए सवाल पूछिए ताकि स्टूडेंट स्टडी मोड में रहे। पहला टेस्ट वहाँ पर हो गया। उसके बाद जो टॉपिक 1 हफ्ते में पढ़ाया, उसके अगले हफ्ते हमारे यहाँ पर डेली सेल्फ असेसमेंट नाम से एक टेस्ट चलता है। क्लास में डेली यहाँ पर टेस्ट चलता है। हर टीचर जैसे आज 4-5 घंटे की क्लास है तो एक टीचर एक टेस्ट लेगा। वो टेस्ट कौन सा लेगा? जो पिछले हफ्ते उन्होंने पढ़ाया उसका यहाँ पर टेस्ट होगा, ठीक है। वो लगभग हम यहाँ पर 20 प्रश्न ले रहे हैं। जब अगर प्री ओरिएंटेड टेस्ट होता है तो 20 प्रश्नों का टेस्ट होता है, 15 मिनट का हम टेस्ट रखते हैं और 45 मिनट में उसको वापस सॉल्यूशन कराते हैं। ये इसलिए रखा ताकि एक हफ्ते में जो आपने पढ़ा उसका हाथों हाथ वापस उस सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाए। तो वो सब्जेक्टिव भी चलता है और ऑब्जेक्टिव भी चलता है। ये डेली सेल्फ असेसमेंट टेस्ट रखता है। इसके अलावा भी यानी 2 स्तर के टेस्ट हो गए। इसके अलावा हमने वीकली, आज संडे है और आज 2 बजे से यहाँ पर टेस्ट भी होने वाला है। RS से लेकर जो अदर एग्जाम्स के हैं उनके सभी के टेस्ट होने वाला है। तो वीकली हमने यहाँ पर टेस्ट वो भी रख रखा है RS फ्री का। तो हम, और इसके अलावा ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल कराने वाले हैं। जो भी जैसे हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट हमने यहाँ पर रखे हैं। तो इस अलग अलग लेवल पर हमने कोशिश की है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारी को बहुत मजबूत बनाया जाए। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। जब आप पढ़ेंगे क्लास में तो आपको लगेगा कि सारी चीज़ें समझ में आ रही है, सारी चीज़ें हमें सब आती है, लेकिन आपकी कमियों का पता कब चलता है? जब आप टेस्ट देते हैं वहां पर आपकी कमियां निकल कर आती है। जब आप लगातार बहुत ज़्यादा टेस्ट देंगे, सर ने अभी बताया कि उन्होंने 200 से ज़्यादा टेस्ट एग्जाम से पहले लिखे, जब इतनी ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करके जाएंगे तब आपकी सारी कमियां निकलगी और आप ज़्यादा निखार करके आएंगे। तो हमने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो एक चीज़ जिसमें हम सबसे अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी टेस्ट सीरीज, वो बहुत आपको मजबूती देने वाली तैयारी के साथ। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पर हमने इतना तामझाम लगाया, हमने डिजिटल बोर्ड लगाया। अजमेर में शायद बहुत कम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल बोर्ड पर चीज़ें बताना बहुत आसान होता है, समझाना चीज़ें बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ कॉपी हमने यहाँ पर बताई आपको, ठीक है, किसी कैंडिडेट की कॉपी डिस्प्ले की है। अगर सामान्य बोर्ड होता तो शायद वो डिस्प्ले करना यहाँ पर इतना संभव नहीं होता। हमने डिस्प्ले करके बता दिया ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो गलतियाँ हैं, ये हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा आजकल, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है और सारी चीज़ें बता सकते हैं, हमने यहाँ पर ये प्रयास किया कि आपको ज़्यादा बेटर कंटेंट मिले, इसके लिए हमने यहाँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं, आपको बेहतर सुविधाएं मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। इसके अलावा भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको चीज़ें सिखा सकते हैं, वो है कि कौन आपको पढ़ा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? यहाँ की फैकल्टीज़। हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि हर विषय में एक बहुत अच्छी फैकल्टीज़ मिले, है ना। हमें जहाँ जहाँ से जानकारी मिली कि यहाँ पर एक अच्छी फैकल्टीज़ है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिनको बहुत अच्छा अनुभव है, हमने उनसे अप्रोच की और कोशिश की है कि अजमेर में भी, जहाँ पर अजमेर में अभी तक ऐसा कोई माहौल नहीं रहा है, हमने प्रयास किया कि अजमेर में भी, हमें पता है कि समय लगेगा इस बैच में। मैं ये आशा नहीं रख रहा हूँ कि एक बिजनेस के तौर पर मुझे कोई लाभ मिले। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से रिजल्ट निकले। जब रिजल्ट निकलेगा, सब कुछ आएगा, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें हो जाएगी। पहला बैच में हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिजल्ट दें यहाँ पर अजमेर में, अजमेर शहर में भी एक ऐसा माहौल बने। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पर एक अच्छी फैकल्टीज़ यहाँ पर हम लेकर आएँ, ठीक है। तो अच्छी फैकल्टीज़ मिलेगी, उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पर हम ऑफलाइन क्लास चल रही है, इसके साथ साथ आप देखो यहाँ हमने सिस्टम जो बनाया वो है रिकॉर्डिंग के माध्यम से, रिकॉर्ड करके इसका पूरा ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्स जो भी ऑफलाइन में एडमिशन ले रहा है उनको ऑनलाइन कोर्स हमने बिल्कुल फ्री दिया है, और वो तब तक रहेगा जब तक आपका मेंस एग्जाम नहीं हो जाता। इसका मतलब है इससे 2-3 फायदा आपको ये मिल सकते हैं। कई बार ये होता है कि 4-5 घंटे 6 घंटे की क्लास चल रही है और एक दिन आप एबसेंट रह गए, तो क्या होगा? 6 घंटे की क्लास आपकी मिस हो गई, वो आप
कोई भी टीचर दोबारा नहीं पढ़ाता, 6 घंटे नहीं पढ़ा सकता, लेकिन यहाँ पर आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि वो सारा का सारा आप ऑनलाइन में वापस देख सकते हैं। तो ऑफलाइन जो भी ज्वाइन किया है उन सबको हमने ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल यहाँ पर फ्री दिया है, वो आप एग्जाम तक बाद में वापस रिवाइज भी करना चाहिए तो सारी की सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने रखी। टेस्ट प्रैक्टिस पर हम बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, क्लास हमने अभी यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है, इसका आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप क्लास में भी देख लेना, जब बहुत बड़ी क्लास हो जाती है 500, 700, 1000, तो स्टूडेंट का सीधा अप्रोच टीचर से नहीं हो पाता, ये और संभव भी नहीं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा है, किसी को भी डाउट हो वो पर्सनल टीचर से मिलकर अपने डाउट सोल्व भी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई कैंडिडेट के दिमाग में शुरू से लेकर एंड तक डाउट रह जाते हैं और वही डाउट आपको पीछे रख देते हैं। हमारे यहाँ पर इतनी व्यवस्था है, सुविधा है कि आप टीचर से आप पर्सनल मिलकर अपने डाउट सोल्व भी कर सकते हैं। ये हमने सारी की सारी व्यवस्था रखी है। ठीक है, यानी और कोशिश हमने भी की है कि हम भी ज़्यादातर इंडिविजुअल जो भी कैंडिडेट हैं, जब 500, 700, 800 का बैच होता है वह संभव नहीं हो पाता कि इंडिविजुअल कैंडिडेट पर ध्यान है, लेकिन मुझे लगता है, मैं भी यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, मुझे लगभग हर इंडिविजुअल कैंडिडेट के बारे में पता है कि कौन किस विषय में कितना अच्छा कर रहा है और कौन कहाँ पर कमज़ोर है। ये बहुत बड़ी क्लास में यहाँ पर ध्यान नहीं रह पाता, तो हम ये संभव कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन में यहाँ पर हमारे यहाँ पर संभव हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा फीस का एक रहता है सभी का भी, फीस कितना है। हमने कोशिश की है, हमारा पहला बैच है, पहले बैच में रिजल्ट मिले, फीस हमने बहुत कम रखी है। ठीक है, क्योंकि एक फीस एक मुद्दा तो है ही है, हम और आप ये सारी व्यवस्था कर पाए, उसमें उसका एक जो आर्थिक है वो उसी रीजन से कर पाए क्योंकि यहाँ पर उसके पीछे अर्थ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, फीस फिर भी हमने कोशिश की है कि बहुत हम कम रख पाए। इसके अलावा हमने कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए विशेष डिस्काउंट्स भी रखा है ना। उसका रीज़न बता, जैसे हमने गर्ल्स के लिए सीधा डिस्काउंट दिया कि भाई हम उसकी 20% फीस कम लेंगे। उसका रीज़न भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जब इतने 50 कैंडिडेट बैठे हैं, है ना, हमारे समाज में महिलाएँ 50% रहती हैं, 50% का स्थान उनका भी है, लेकिन आप यहाँ देखो कि नॉर्मली मैंने जितनी भी क्लासें देखी हैं वहाँ पर 50% महिलाओं की संख्या नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर 50 लोग बैठे हैं तो उसमें से केवल 10 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। ऐसा क्यों है? जब हमारे समाज में महिलाएं 50% हैं तो यहाँ पर हर जगह में 50% क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उनको पूरे अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। तो ये एक विचार था जिस कारण से मैंने ये सोचा कि भी हाँ, हम अगर कुछ परसेंटेज का अगर कम रखेंगे तो शायद कुछ संख्या यहाँ पर बढ़े। इसके अलावा अदर कैटेगरीज भी, जैसे हमने विडो कैटेगरी से कोई है, दिव्यांग कैटेगरी से कोई है, शहीद परिवार से कोई है, अनाथ परिवार से है, उनके लिए हमने सीधा 50% डिस्काउंट कर दिया। हो सकता है कि इन कैटेगरी में आप नहीं आते हो, लेकिन आपके कोई भी साथी हैं, आपके कोई भी जानकार है, आप उनको बता सकते हैं। ये अपना भी बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा नहीं कि ये मतलब 50% डिस्काउंट करना वो सीधा सीधा हमारा लॉस अगर हम बिजनेस के रूप में देखें, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी ये विशेष ज़रूरत है, इस आधार पर हमने इसको ऐसा किया है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कुछ बात थी। आपकी तरफ से अगर कोई अभी सवाल हो, कोई डाउट हो कोर्स को लेकर या किसी और को है, तो अभी आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। 3 दिन के लिए आप जैसे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी जिनकी इच्छा है, हमने 3 दिन डेमो रखा है। आप डेमो के तौर पर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सुबह टाइम चल रहा है, सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक अभी आपका बैच रहेगा कल से। तो आप उस 3 दिन के डेमो क्लास के लिए आ सकते हैं। डेमो क्लास के लिए बस आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा देना, डेमो कार्ड बन जाएगा और उसके बाद आप 3 दिन का डेमो लेकर देख सकते हैं। ठीक है, और आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ विशेष हो रहा है और आप जुड़कर कुछ विशेष कर सकते हैं, धीरे धीरे सारी फैकल्टीज यहाँ पर आने वाली है, जो भी हमने बाहर से जिनको अप्रोच किया है, तो आप रेगुलर जुड़ सकते हैं। आपके कोई अब सवाल हो, डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डेमो क्लास का मतलब है, डेमो क्लास का अर्थ ये है कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये व्यवस्था की थी कि जो भी क्लासेस, जो भी टीचर्स पहली बार यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, हमने उनकी 3-3 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। आप अगर YouTube चैनल पर देखेंगे तो जो भी टीचर्स यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, हमने 3-3 क्लास डाली। तो जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो YouTube पर जाकर हमारे टीचर्स की डेमो क्लास ले सकता है। आपको पसंद आए उसके बाद आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन यहाँ पर जुड़ रहे हैं वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम उनके फ्री ऐड करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्री की भी और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मेंस की भी। और जो ऑफलाइन जुड़ रहे हैं उनके ऑनलाइन टेस्ट तो हम जोड़ेंगे ही, ऑफलाइन टेस्ट भी आप यहाँ पर दे पाएंगे। अभी ऑफलाइन प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, जब मेंस का एग्जाम आएगा तो मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलेगी। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ऑनलाइन में भी कोई विद्यार्थी अगर ऑफलाइन आकर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। उसमें ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल अलग है, उस पर पूरी अलग टीम काम कर रही है। ऑफलाइन टेस्ट बिल्कुल अलग है, उनके प्रश्न बिल्कुल अलग है। यानी जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन अगर देकर आना यहाँ पर आकर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। तो आपके लिए निःशुल्क ऐड कर दी जाएगी। आपको अगर मौका मिलता है, क्योंकि आप शायद कोटा से आए हैं, हाँ ना, और कभी ऐसा मौका मिलता है, हाँ, बहुत दूर से आप आए हैं,
बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा, फिर भी कभी ऐसा लगे कि मुझे वहाँ जाकर देकर आना चाहिए, मुझे कॉपी चेक करा के आना चाहिए, कुछ गाइडेंस लेनी, तो आप कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। और कोई हो गया सभी के? मुझे लगता है 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय हो रहा है, तो अब सबको लग रहा है। तो बस आज मेरे ख्याल से अगर सभी का डाउट क्लियर हो गया तो हम इसको आज यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। क्लास में अगर आप आए तो और मुलाकात हमारी होगी। 10 मिनट का और इंतज़ार कर लीजिए, हमने कुछ नाश्ते की व्यवस्था भी की है क्योंकि 1 बज गए हैं, सबको भूख भी लग रही होगी, है ना, मुझे पता है। तो बस 10 मिनट 15 मिनट का और वेट कर लीजिए, नाश्ता करके, नाश्ता लेकर ही आप सभी जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आप यहाँ पर आए और मुझे विश्वास है कि आप यहाँ से इस 2 घंटे में काफ़ी कुछ आज सीख कर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी सर के इस सेशन से बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू।